अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रोफेशन से हूँ। आप भी होंगे इंशाल्लाह। आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसी ही चीज़ों से हम भी गुजरे हुए हैं। और आज हम इंशाल्लाह लेटेस्ट जो हमारी कैफ की अटेम्प्ट है, ऑटम 2024, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बरकत दे, हमें समझने की हिम्मत अता करे। रिवीजन हमारी हो गई, बड़ा अच्छा हो गया। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि रमज़ान क्यों है हमारा, हमें रोज़ा क्यों रखना है। देखें, अगर किसी शख्स के दो बेटे हों, एक को खाना खिलाता जाए, दूसरे को खाना ना खिलाए, तो वो क्या होगा, वो फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दो बेटे दिए हुए। एक हार्डवेयर है, एक का नाम सॉफ्टवेयर है। तो हम सारी उम्र इस हार्डवेयर को, जो ज़ाहिरी तौर पर नजर आता है, इसको ठीक करने की कोशिश तो करते हैं। ये बीमार भी होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, जो इससे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस हार्डवेयर से पहले बनाया हुआ है। वक्त के साथ साथ उसके अंदर भी बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन हम उसका इलाज नहीं करते। मेरे घर में वो जो सोलर का इन्वर्टर लगा हुआ है, तो एक दिन उसमें मसला आ गया। तो मैंने उनको कॉल की। उसने कहा इसको नेट के साथ कनेक्ट करें। तो मैंने कहा क्या होगा। उन्होंने कहा जी, हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ इसको जब अटैच करेंगे, तो हमारा सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर को ठीक कर देगा। तो यही अल्लाह ताला ने कहा है कि नूरुन अला नूर, कि जो तुम्हारे दिल के अंदर जो मेरा नूर है, तुम्हारी जो रूह है, वो क्या है, मेरा हुक्म है, जो मैंने तुम्हारे अंदर वो दाखिल किया हुआ है। ये वक्त के साथ साथ कमजोर हो जाता है। तो इसको किस तरह से इसको ताकत दी जाएगी, इसके ऊपर एक नूर जाएगा, तो ये दोबारा इसकी बीमारियां क्या होंगी, दूर हो जाएगी। राइट। तो रमजान का जो असल मकसद है वो है तकवा। रोजे का जो मकसद है वो क्या है, तकवा है। और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसमें कुरान को नाजिल किया। तो एक बहुत अच्छी एक तशबीह जो है हमारे साथ उसकी मिलनी शुरू होती है। देखिए, अब आजकल जो हमारी जो भूख है, वो कहते हैं जी रोजे रखें। अब पूरी दुनिया कहना शुरू हो गई है। न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं कि जी भूखा रहा करें, इससे आपका जिस्म ताकतवर होता है, उसके फजलात जो हैं वो ज़ाया होते हैं, और उसमें कई चीज़ें एनर्जी पैदा होती है। तो 10% आप समझ लें कि अराउंड 11 महीने आप खाते पीते हैं, तो 10% आपको फिर जो है यहाँ पर भूख काटनी पड़ती है। तकवा कहते हैं, अच्छा, तकवे का मकसद खौफ पढ़ा जाता है उर्दू में, कि खौफ, डर जाओ। ये डरना का मतलब इटसेल्फ अरबी का लफ्ज खौफ तकवा ही है। तकवा इस चीज को कहते हैं, किसी चीज को प्रोएक्टिवली देखते हुए उससे बचना। वकाया, किसी चीज को प्रोएक्टिवली देखते हुए उससे बचना। जैसे आप आज तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस चीज का खौफ है, फेल होने का, कि फेल ना हो जाए, ये खौफ है ना। उससे बचने के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसको तकवा कहते हैं। यानी आप जो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये तकवा कर रहे हैं आप। वकाया है, बच रहे हैं आपके, यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, इस काम को अरबी में तकवा कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ डरना नहीं है। अब ये जरा इसको समझने की जरूरत है कि आप कैसे, आपके अंदर तकवा पैदा होता है। आप एक रूम में जाते हैं, वहां पर सब कुछ पड़ा हुआ है, फ्रिज पड़ी हुई है, उसके अंदर खाना पड़ा हुआ है, आपको प्यास लगी हुई है, कोई भी नहीं है रूम के अंदर, तो आप वहां से खाना नहीं खाते, क्यों। ये आपको 1 महीना पूरा, 30 दिन या 29 दिन आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, कि इस कमरे में कोई नहीं है लेकिन एक है। तो आपके अंदर ये जो खौफ पैदा होता है, कि यार वो मुझे देख रहा है, ये खौफ नहीं है। ये आप देखते हैं कि मैंने अगर ये किया तो उसकी नाफरमानी होगी। तो ये आपको कहा जाता है, अब 11 महीने भी जब कोई गलत काम करने लगोगे, तो इस बात को जहन में रखना, कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। जैसे तुम रमजान में समझते थे ना। देखें, जिंदगी में मैंने
बहुत ही कम हुआ होगा कि किसी ने झूठ बोला हो रोजा खोल के। अफ्तारी से पहले ही उसने इफ्तार कर लिया, तो बहुत कम देखा है, नहीं करते लोग। यानी ये बड़ी अजीब चीज है। आप देखेंगे कि लोग ऐसा नहीं करते कि वो रोजा खोलने से पहले रोजा खोलने और कहे ना, कहते हैं यार मेरा रोजा टूट गया, आज मैंने खोल लिया यार, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये चीज है ना। तो ये चीज आपको जो है वो पूरा महीने के लिए बताई जाती है कि भाई आइंदा कोई गलत काम भी करिए। यानी ये जायज काम से आपको रोका गया जी। ये नहीं खुराक हलाल थी जो आपके पास पड़ी हुई है, ताकि जिंदगी में कभी हराम सामने हो तो आप उससे भी बच जाए। यही तकवा है, इसी को तकवा कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कुरान का क्यों कहा गया कि हमने इस रमजान में कुरान को नाजिल किया। कुरान क्या है? हदायत है, नूर है। कुरान को अल्लाह ताला ने नूर भी कहा। हदायत क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, मुझे बताएं। कोई भी जो काम करना है उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन पेश की जाती है कि इस काम को करते हुए ये, जैसे आज मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि बेटा पेपर में बैठना है तो कैसे बैठना है, इस 15 मिनट्स को कैसे गुजारना है आपने, सवाल को कैसे शुरू करना है, किस सवाल को करना चाहिए, पेपर की रीडिंग कैसे करनी है, ये इंस्ट्रक्शन है ना। अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगी तो आप पेपर में मेस क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह कुरान अल्लाह ताला ने जब में हमें भेजा इस दुनिया के अंदर तो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि जाओ, इसके साथ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भेजी जिसको नूर कहा जाता है। तो जाहिर बात है कि हमारा तो यही होता है रमजान के अंदर, जी आपने कितने कुरान पढ़े? जी मैंने 4 खत्म कर लिए। आपने कितने? 5 खत्म कर लिए। लेकिन ये नहीं हमें पता चला कि हमने हमसाए के साथ क्या सलूक करना है, अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करना है, अपनी माँ के साथ क्या सलूक करना है। हमने वो वाइट वाली लाइट लगानी है नहीं लगानी, इशारा क्रॉस करना है नहीं करना, राइट, हमने चीखें मारनी है नहीं मारनी, किसी को महफिल में उसकी इंसल्ट करनी है नहीं करनी, पता ही नहीं है हमें। यानी 7 कुरान खत्म करने के बाद आप अपनी बहन का हिस्सा नहीं दे रहे, तो उस कुरान खत्म करने का आपको क्या फायदा हुआ? इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिली ना आपको। आपने उसको नूर को अपने नूर के साथ इम्बेड ही नहीं किया। तो मकसद क्या है कि वो जो हमारे अंदर जो हमारी सोल है, हमारा जो नूर है, वो कमजोर पड़ जाता है, वो भी बीमार होता है, उसमें बीमारियां लगती हैं। कौन सी? गाली देने वाली बीमारी। जैसे मेरी आंख में दर्द हो गई, मेरे पेट में जलन पैदा हो गई, मेरी टांग में दर्द हो गई, मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई, ऐसा होता है ना। इसी तरह हमारी रूह को भी बीमारियां लगती हैं। उन बीमारियों का क्या नाम है? गीबत, चोरी, चुगली, राइट, गाली देना, किसी को महफिल में जलील करना, किसी का हक मारना। ये ये हार्डवेयर की बीमारियां नहीं है, ये वो जो सॉफ्टवेयर है ये उसकी बीमारियां है। तो ये कैसे सीखता है? वक्त के साथ साथ आपको जब ताकत मिलती है तो आपको ये बीमारियां भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। जो जो आपको ताकत मिलती है आपको बीमारी मिलती है। इन बीमारियों का जो इलाज है वो इस किताब के अंदर मौजूद है। ये समझे कि मेडिकल की किताब है जो आपकी इस सॉफ्टवेयर को क्या करती है, इन बीमारियों का इलाज बताती है। और वो 100% है। देखिए मेडिकल में तो रिसर्च हो रही है, इस किताब में रिसर्च नहीं हो रही। इसमें बात लिख दी गई, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ लोगो, जब जो बंदा भी मेरे से डरता है, ये यहाँ भी तकवा है, तो क्या करना है तुमने? सच बोलो, मैं तुम्हारे काम सीधे कर दूंगा। अब ये जो बीमारी है झूठ की, इसका इलाज क्या है? सच बोलो। तो इसके बाद काम ठीक होना ही होना है। इसके बाद काम ठीक होना ही होना है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इसमें रिसर्च की कोई जरूरत हो जाएगा। फिर लकुम जुनूबकुम, और अगर तुम सच बोलोगे तो पिछले गुनाह भी माफ होने ही होने हैं। अल्लाह ताला ने कह दिया, मोहर लगा दी इसके ऊपर। वमन युतिल्लाह व रसूलहू, जो मेरी और मेरे रसूल की इताअत करेगा, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसको बुलंद मुकाम मिलना ही मिलना है। आप कहेंगे सर हम तो मुसलमान हैं, हमें तो बुलंद मुकाम नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने यहाँ पर जो जूस पिया है उस पे लिखा होता है बाहर जूस, अंदर से वो सेंट होता है उसके अंदर। बाहर के मुल्क में मैंने जाके देखा है, मैंने कहा यार ये सेम, दोनों एक ही ब्रांड है, सेम चीज है, एक इतने डॉलर की है, कितने डॉलर की है, इसमें फर्क क्या है? टेस्ट, बल्कि जो सस्ता उसका अच्छा था। उसने कहा जी एक में पल्प है और एक में सेंट है, दोनों सेम शक्ल की है, उस पर जूस नहीं लिखा हुआ। उन्होंने कहा ये सस्ते वाला जूस नहीं है, आधी कीमत पे है, ये सिर्फ सेंट है, ये टेस्ट देगा आपको बड़ा अच्छा। पल्प लेनी है तो ये है, ये जूस है, ये वाला ये है। ये है वो कौमें जिन्होंने
इस बात को जहन में रखा हुआ है। तो ये पूरा कुरान क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको समझें, इसको पढ़ें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, इस्लाम 360 एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर है। हर आलिम की तफसीर उसमें मौजूद है। हर लफ्ज का रूट वर्ड आपको मिल जाएगा, उसकी कितनी फॉर्म्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की एक आयत का सीखना 100 नवाफिल से बेहतर है। आप देखें, आप 100 तरावियां कितने दिनों में पढ़ेंगे? 8 वाले जो हैं उनके तो ज्यादा दिन बन जाएंगे, 20 वालों के 5 दिन बन जाएंगे, 5 घंटे लगेंगे। और अगर आप किसी दिन एक दिन बैठ के एक आयत को रमजान के अंदर सीख लें, बस इसी बात को सीख लें कि जनाब जालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसको एक दिन बैठ के सीख लें तो कितना सवाब होगा आपको? 100 नवाफिल। और रमजान में कितना होता है? आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। समझ आ रही है कितना ज्यादा आपको सवाब होगा? तो वो आप तो जो टकरे मार रहे हैं, टकरे ही फिर कहेंगे, और क्या कहेंगे? कि अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं किसके आगे झुक रहा हूं। सजदा क्या है? बंदगी है। इबादत, इबादत क्या होती है? आब्द किसको कहते हैं? गुलाम को कहते हैं। हम इबादत किसे कहते हैं? एक एक्सरसाइज को, राइट। और कई जगह पर तो एक्सरसाइज बड़ी तेज करवाई जाती है। बड़े एक्सपर्ट पहलवान मस्जिदों में आए हुए होते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और वो कहते हैं जनाब इस मस्जिद में तो 40 मिनट में 20 तरावियां करवा मारते हैं। इतनी तेज एक्सरसाइज बंदा करवाता है। उस एक्सरसाइज से आपको क्या मिला? एक ज़हनी सुकून बस, कि जनाब में तरावियां पढ़े हैं। सीखा क्या आपने? इबादत कहते हैं कि गुलामी को, अब्द गुलाम को कहते हैं। तो जब आपने अपनी जिंदगी के हर काम के अंदर कहा कि यार अब मैं तेरा गुलाम हूं, यानी ना मेरी जिस्म मेरा, ना मेरी रूह मेरी, ये वैसे ही काम करेगी जैसे आप करें, ये है इबादत। जब ये आप इबादत करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की से रोक ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। ये है चीज। समझ आ रही है ना? तो हमें उसके लिए, अब उसके लिए क्या है, क्या रमजान में जाके तैयारी करें? नहीं, वो तो अब 4-5 दिन में थक के उसके बाद फिर वही काम होगा। उसकी तैयारी पहले करनी। एग्जाम की तैयारी एग्जाम से पहले होगी ना, एग्जाम में जाके तो नहीं होगी। तो हमारे पास अभी 2 हफ्ते हैं गालबन, कि हफ्ता रह गया? हफ्ता रह गया, एक हफ्ता हमारे पास है। उसके लिए हम आज से ही अपने ऊपर वो कैफियत लेके आए और अल्लाह से दुआ करें। साहबा करम तो 6 महीने पहले दुआ करना शुरू कर देते थे कि यार अब हमें रमजान की सादत नसीब फरमा। तो अब हमें क्या करना है, उसकी पहले तैयारी करनी है। एग्जाम भी होंगे हमारे, मैंने भी सीए फाइनल के एग्जाम दिए मैं रमजान के अंदर। छुट्टी भी कोई नहीं थी। कभी स्टोरी सुनाऊंगा, आज बताऊंगा मैं आपको मेरे साथ क्या हुआ उस रमजान में। मुझे एंड पे बताइएगा, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा अपने रिजल्ट की भी और अपने उस एग्जाम की भी, कि मेरे साथ हुआ क्या और मुझे घर वालों से डांट कैसे पड़ी और वो क्या सिचुएशन थी मेरी, कि 4 पेपर हैं और रोज़ा भी मैंने रखा हुआ था। और वो उस सिचुएशन के अंदर मैंने कैसे तैयारी की, वो एक बड़ा मेरी जिंदगी का दिलचस्प वाकया है। शुरू करें जी? आपका बहुत शुक्रिया सुनने का। बाकी जो ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो तो कहते हैं चल भी उस्ताद को 2x पे लगाओ, वो कर देते हैं। अच्छा जी, चलते हैं। पेपर की जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सबसे पहले तो एक स्टेजेस को ज़रा हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारा एक एग्ज़ाम का दिन है जिस दिन हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, और एक उससे पहले वाली हमारी प्रेपरेशन। हमारी प्रेपरेशन में अब जो हमारे पास टाइम बचा है उसके अंदर हमें कोई चीदा चीदा क्वेश्चन करने चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें अब। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अभी करने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स को, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या प्रेशर में आ जाएगी, अच्छी वाली चीज़ें आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड किस्म का एक सेल्स टैक्स का क्वेश्चन, अच्छा जो आपको समझ आती है, एक इनकम टैक्स का, और एक जो है वो उसका चैप्टर 10 से सैलरी का, और एक उसका 16 का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो। ये 3 क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले भी करेंगे। एग्जाम वाले दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है, कल फर्ज करें, उससे पहले आपने कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं करना जो आपने पहले नहीं किया हुआ। एक बात तो ये जहन में रखनी, एग्जाम वाले दिन जब आपका एग्जाम है उस दिन आपने कोई ऐसा
क्वेश्चन नहीं करना जो आपने पहले, उस दिन वही दोबारा क्वेश्चन करना जो आपने किया। इसको कहते हैं टेम्पलेट की प्रिपरेशन मैंने की है, अपने हाथ को सीधा किया, एक्सरसाइज कर ली है, नई एक्सरसाइज उसमें नहीं करनी। दूसरी चीज है कि उसके ऑल फिर उस दिन ओवरऑल चीजों को देखा जाता है। जैसे चैप्टर 1 आपने खोला, तो चैप्टर 1 में आपने जैसे सामने रखा, तो मैं क्या करता था कि मैं तो उसकी समरी बनाई होती थी, जैसे मैंने आपको दी भी है। मेरा काम ये होता था कि समरी आपने बनाई हुई है, अब मेरे सामने वो मौजूद होती थी, उसको मैं देखता था कि चैप्टर 1 में पहली चीज है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। टैक्स ईयर को कैसे चेंज किया जाता है? ऐसे चेंज किया जाता है। टैक्स ईयर की बेस के ऊपर क्या रिटर्न की डेट डिसाइड होती है जी? कंपनियों के लिए डिसाइड होती है। वो कंपनी, सिर्फ वो कंपनी जिनकी जनवरी से जुलाई तक हो, बाकी सबके लिए 30 सितंबर होगी। तो उसको मैं कंक्लूड करता था, राइट। उसके बाद ये सोचना कि अच्छा यार, उसके बाद इसमें क्या था, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात आई थी। पर्सन क्या होता है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, ऐसे। तो फिर मैं उसको तैयार करता था। मेरा वो जो कागज होता था उसके ऊपर मैंने आगे लिखा होता था कि इसके लिए ये वाला प्रैक्टिस मैंने देखनी है एक दफा। कोई पास पेपर का मैंने क्वेश्चन देखा कि यार ये वाला क्वेश्चन है, उसको मैंने साथ देखना है। तो मैं, यानी उसको अब दोबारा नहीं खोलता था, वो प्लानिंग मेरी पहले तैयार होती थी कि रेजिडेंट के लिए एक पास पेपर में एक ना इसने केस स्टडी बनाया था, वो मैंने पढ़ना है एग्जाम से पहले। तो उस पेज पे जाके वो सवाल नंबर डायरेक्ट देख के उसको मैं तसल्ली से, हाँ ये मुझे समझ आ गई है कि इसमें टैक्स ईयर चेंज हुआ था, तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को मैंने कैसे डिसाइड किया था। वो चीज़ तैयार हो गई। फिर मैं जाऊंगा स्कोप ऑफ इनकम, बता रहा हूँ तैयारी करने का। फिर स्कोप ऑफ इनकम, क्योंकि बच्चे ने कल पूछा भी था सर तैयारी कैसे करें। फिर आगे आपकी स्कोप ऑफ इनकम क्या होता है? स्कोप ऑफ इनकम क्या है? स्कोप क्या है? दो तरह की इनकम है, पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम। जो रेजिडेंट होता है उसकी जो है वो दोनों इनकम टैक्स होती है। जो फॉर नॉन रेजिडेंट होता है उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होती है। वो क्या हालात हैं जिसके अंदर के एक रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी? 1 2 3 4 5, वो पढ़ लिए, चैप्टर कंप्लीट। आगे सैलरी के ऊपर आगे वो समरी जो आपको मैंने दी हुई है, बेसिक सैलरी, टोटल टैक्सेबल, हाउस रेंट, ब्ला ब्ला, वो सारा आपने याद 5 6 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपका ये भी तैयार हो जाएगा। ये तरीका होता है उसमें। एग्जाम के अंदर जब एग्जाम में आप पढ़े, देखें मेरा मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ मार मार लाल नहीं करना। मैं एग्जाम के अंदर रिलैक्स होता हूँ। ये आपने रिलैक्स ही नहीं हो ना, तैयारी नहीं की फिर भी रिलैक्स है नहीं। इस तरह से रिलैक्स होता था कि फिर मैं सिर्फ बैठ के, अब मैं सिर्फ देख रहा होता था। एक न्यूमेरिकल है जो कर लिया, अच्छा यार इसको दोबारा कर लूं। कुछ न्यूमेरिकल मैंने डिसाइड किए होते थे कि पेपर से पहले ये न्यूमेरिकल मैंने करने हैं। जैसे आप एओपी का न्यूमेरिकल लाजमी करके जाएं, पार्टनरशिप की कैसे उसकी हमने करनी है। एक आप जो है बिजनेस का इंडिविजुअल का क्वेश्चन करके जाएं, एक सैलरी का क्वेश्चन करके जाएं, और एक सेल्स टैक्स का। और सेल्स टैक्स में भी अगर कोशिश हो तो दो तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। एक जिसमें उसने ए बी सी, मिस्टर ए बी सी डी दिया हुआ है, और एक स्टाइल उसका होता है कि जिसके अंदर आपको वो डेटा प्रोवाइड करता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन किसी एक ही बंदे का होता है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि यार अगर मिस्टर ए बी सी डी है तो इसको कैसे हल करना है, ये हो तो उसको किस तरह से हल किया जाएगा। तो इस तरह से आपका प्लान जो है चैप्टर वाइज चलना चाहिए। समझ आ रही है? एग्जाम के दिनों के अंदर कोई बंदा आपको बता दे वो ज़कात का पता है, वहां अलाउ होगी, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको फर्म रखना है। उसे कहे यार तुझे जो पता है ना अपने पास रखो, तेरी बड़ी मेहरबानी। अंडरस्टैंड? अब किसी ऐसे बंदे से, यार वो फलां जगह पर एक मॉक आया हुआ था यार, मुझे पता चला उसमें से पेपर आ जाने। भाई इस बात को बिल्कुल, ये बिल्कुल बुलशिट है, ये बकवास है सब कुछ। इस तरह इस आपने ऑप्शन पे नहीं जाना। समझ आ रही है? मॉक का मकसद सिर्फ ये होता है कि ताकि आप एक मॉक एग्जाम से गुजर जाए। जो गलतियां आपने की हैं दोबारा एग्जाम में गलतियां ना हो। वो पूरा साल आप सेमेस्टर में गुजर रहे होते हैं अगर आपने टेस्ट सेशन दिया हुआ है तो। समझ आ रही? मैं आपकी अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने जिंदगी में कोई मॉक नहीं दिया, मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, मैं खुद पढ़ता था बैठ के, बस ये कर नहीं गया। यानी अच्छी चीज है, यानी स्पोर्ट है, अच्छी चीज है। लेकिन आप ये कहें कि मैंने मॉक देना है, मॉक अच्छी चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपसे मिस हो चुका हुआ है या कोई और वजह है तो उसको सर पे सवार नहीं कर लेना कि जनाब ये मेरे सर के ऊपर है और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। तो अपने अपने आप को रिलैक्स करना है। अब आपको अपने मोरल को हाई करना है।
अब आपने बिल्कुल ही नेगेटिव सोच लेकर आनी, मुझे नहीं आता, फिर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। नहीं, अब आपने एक ही बात करनी है कि जनाब, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई कैन राइट, आई हैव पोटेंसी, आई कैन डू इट, आई एम पोटेंट। पोटेंट समझते हैं? इंग्लिश में मर्द मर्द को कहते हैं, इम्पोर्टेंट ना मर्द को कहते हैं। पोटेंसी ये नहीं कहता है, पोटेंट जो है। तो अब अपने यही, यानी अब मोरल अप करना है, बूस्ट करना है, इसको गिजा देनी है, इसको जरा सही लेवल पर लेकर जाना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, इस लेवल पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ये बात मेरी जहन में रखिएगा। एक बच्चे ने पेपर छोड़ दिया, सर मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, मुझे आता नहीं है, मैं अगली अटेम्प्ट में दूंगा। पेपर हो गया, नहीं दिया उसने, आया मेरे पास, मैंने पेपर उसके सामने रखा, मैंने कहा ये सवाल था, तुम्हें आता था? कहता जी सर आता है। मैंने कहा पूरा पेपर उस बच्चे को आता था। मैंने कहा पेपर क्यों नहीं दिया? सर बस मुझे को बच्चा मिला, उसने कहा ये किया भी, मैंने कहा वो नहीं, उसने कहा वो किया भी, मैंने कहा वो भी नहीं किया हुआ। किया हुआ था उसने। कहता मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा नहीं यार, मैं फेल ना हो जाऊं। मैंने कहा अब क्या फायदा हुआ तुम्हें? कहता सर ये तो बहुत ही आसान था। मैं क्या, आसान नहीं था, पेपर मुश्किल है, तुम्हारे लिए आसान इसलिए कि तुम्हें ये आता था। यू गॉट द पॉइंट? तो इसलिए ऐसे वायरस के साथ मिलने की कोई जरूरत नहीं होती, उसने पेपर देना कोई नहीं होता। कबूतरबाज मिलते हैं आपको कई, ठीक है, वो सारा दिन कबूतर उड़ाता है और आपको फोन करके कहता है ये, उसका काम सिर्फ सारा दिन जो है ना वो तुखनेबाजी होता है। समझ आ रही है? तो ऐसे लोगों से, ऐसे बंदों से आपने अवॉइड करना है। जो चीज़ नहीं समझ आ रही, आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी फिजिबल टाइम के ऊपर, मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। इंटरेक्टिव सेशन बनाना हो किसी टाइम पे, उसमें मैं आ सकता हूँ। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल अब जरूरत नहीं है, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं, आप, हमने सारे पेपर किए हैं, उन पेपर्स की मेरा ख्याल है कि हमने को 15 साल पेपर किए हैं साथ। लिखाई सिर्फ आप कोशिश करें कि आप ठीक करें। चलते हैं जी लेटेस्ट अटेम्प्ट के ऊपर, उसको लेके चलते हैं। अब आपने फील करना है कि आप इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखिएगा, इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है कि इसने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी हैं, उसने कहा जी आंसर ऑल 8 क्वेश्चंस। उसने कहा जी 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं। इसका मैंने आपको स्टाइल बता दिया हुआ है कि 8वां क्वेश्चन आपका एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर होगा। और खासकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आई कैप के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो तसल्ली से पढ़ के आपने वो जाने। ठीक है? और चैप्टर 1 3 जो है उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन को लाजमी आपने देखना है, और उसको उसकी जो समरी है वो देख लें। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, ये बात आपने तवज्जो से रखनी है, इसमें पंगा नहीं लेना। टैक्स रेट्स आर गिवन ऑन द लास्ट पेज बट डजंट मीन ओनली टैक्स रेट्स आर गिवन। इसमें और भी सवाल मौजूद हो सकता है। सर कोई मार्कर वगैरह लेके जा सकते हैं? मुझे नहीं पता, हमारे दौर में तो ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं होती थी कि एक ही पेन इस्तेमाल करें, मैं तो मार्कर यूज करता था। अब आप बाकियों से पूछ लें, बच्चों से। अगर आपने हेडिंग देनी है उसका तरीकेकार है। हेडिंग या तो जैसे ये टेक्स्ट प्रैक्टिस लिखा है, आपने हेडिंग देनी है तो ऐसे दे लें। ठीक है? तो हेडिंग में ये होता है, जो पहला लेटर होता है ये कैपिटल होता है, होते सारे कैपिटल हैं, लेकिन पहले का फॉन्ट साइज बड़ा होता है, जैसे पी है और टी है। ठीक है? एक एक ये स्टाइल है कि हर लेटर का पहला टी और पी बड़ा लिखें, लेकिन इसके अंदर जो आर्टिकल्स और जीरंड और कंजंक्शंस होते हैं उनको स्मॉल लिखा जाता है। ठीक है ना? मसलन मैं लिखता हूँ टैक्सेशन ऑफ रेजिडेंट, तो मैं ऐसे लिखूंगा फिर, टैक्सेशन ऑफ रेजिडेंट, यानी ऑफ एंड द, ये पूरा स्मॉल लिखेंगे। या इसको ऐसे लिख दूं मैं, टैक्सेशन ऑफ रेजिडेंट। फिर इसमें हर लेटर जो है पहला, वो उसका फॉन्ट साइज बड़ा रखा जाता है, जैसे आप फिजिबल है, जैसे आपको समझते हैं, तो उससे एग्जामिनर को समझ आ रही होती है कि वो क्या है। दूसरी चीज, पेपर में अगर कोई चीज गलत हो गई है, मसलन आपने वो लिखना था 2025 लिखना, तो 2024 लिखा गया, तो उस पर लाइन लगाते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं 2025। अगर तो एग्जामिनर पढ़ लेगा तो अंधा नहीं है, उसको ये लाइन भी नजर आ जाएगी। और अगर नहीं पढ़ेगा तो नॉर्मली आपकी पेपर साफ सुथरा नजर आ रहा होगा। बच्चे क्या करते हैं इसको,
फिर देखते हैं कुछ और भी नजर आ रहा है, ये करते हैं, विच इज रिडिकुलस। ये आप बस एक लाइन लगा दें, बंदा थोड़ी है। आप क्यों उसको दिखा रहे हैं मेरे इस पेज के ऊपर 10 टिके लगे हुए हैं, 10 गलतियां मैंने की। समझ आ रही है? तो ये चीजें एक छोटी छोटी होती हैं। देखिए आपकी उसके अंदर कुछ चीजें भी होती हैं जिससे हम पेपर चेक करते हुए एक आइडिया भी ले रहे होते हैं कि बच्चे का जहन क्या कहता है। क्वालिटी पेपर जो है वो क्वांटिटेटिव तो चेक होता है, क्वालिटेटिव भी चेक होता है, ये बात याद रखें। आपकी क्वालिटी भी देखी जा रही होती है कि ये कर क्या रहा है। इस चीज को भी जरा थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। अच्छा। नहीं वो इनका सवाल ये है कि इनके किसी दोस्त ने कहा कि कोई एडजस्टमेंट में भूल गया था तो मैं नीचे लिख दिया। इसको हम गलत, कोई ट्रीटमेंट गलत कर दिया ना, ऊपर उसने कोई ट्रीटमेंट गलत कर दिया, उसने कहा मैंने नीचे इसको लिख दिया कि असल ये था, मैं गलत कर गया। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, नॉर्मली हम इसको गलत ही समझते हैं, नॉर्मली हम इसको गलत ही समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, अंदर मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मेरे से गलत कैलकुलेट होगी, मैं रिपेयर लेना भूल गया हूँ, न्यूमेरिकल में पूरा कर चुका हुआ। तो ये इंतहाई बेवकूफाना काम होगा कि मैं पूरा न्यूमेरिकल दोबारा करूँ, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी काटूं। क्या करूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी मैं लफ्ज वो काट दूं और उसके ऊपर नई अमाउंट लिख दूं, तो सारी रीस्टेट करूं। एक गलती की वजह से मैं सारी गलतियां जो है वो खराब करूं। मैं क्या करता था, हुआ तो वैसे बहुत कम है मेरे से, लेकिन मैं करता क्या था, मैं गलती समझ आ गई है ना, मैं उस सवाल को क्या करता था, छोड़ देता था उसको, मैं काटता नहीं था, ना मैं कोई कमेंट करता था। मैं जब नॉर्मली मेरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मिनट पहले कंप्लीट हो जाता था, उसकी 2 बजे होती थी, या तो मैं पेपर कर चुका होता था या बाकी आता नहीं होता। कभी ऐसे मेरे से एग्जामिनर ने पेपर नहीं खींचा या मैंने कहा ओफ मुझे और टाइम मिल जाता, मेरी हमेशा स्पीड एक बराबर होती थी। मेरा 1.5 घंटा तक तो मेरा पेन रुकता नहीं था पेपर में, मुसलसल मैं लिख रहा होता था। मैं वही क्वेश्चन चूज कर रहा था जो मुझे आते, जिसको हम पिनट स्ट्रेटेजी कहते हैं, कि जो सवाल आता कर ही जाओ, बस जो आसान लगता है छोड़ो, कि नहीं बाकी नहीं आता। उस वक्त जो है ना ये मुकाम होता है, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में आता आधा मुकाम होता है, बस आपने अब काम करना होता है। तो मुझे एक दफा याद पड़ता है कि मैंने उस सवाल को काटा नहीं, और मैंने दोबारा उसको मुझे टाइम मिला तो मैंने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो कॉपी में सिर्फ कर रहा था उसको, और जहां गलती थी उसको ठीक करना था। मेरा ख्याल है कुछ 70-80% मेरा हो गया, लेकिन टाइम खत्म हो गया। मैंने दोनों को नहीं काटा, मैंने दोनों को नहीं काटा, लेकिन मेरे पास टाइम था, कुछ सवाल छोड़ के मैं उसके ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ। क्योंकि देखे ना, आपने उस 1 या 2 नंबर को सिक्योर करने के लिए अगर 10 नंबर का पूरा सवाल पेपर में छोड़े हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। ये काम नहीं करना। आपने अगर इफ यू हैव प्रोड्यूस फुल क्वेश्चन एंड देर इज अ क्वेश्चन दैट देर माइट बी अ मिस्टेक, हाँ ये बात ठीक है कि उसके ऊपर नीचे लिख दें एहतियातन कि बाय मिस्टेकनली एर्नसली आई फॉरगॉट टू टेक द रिपेयर अलाउंस ओवर हियर, मैं रिपेयर लेना भूल गया, बस लिख के छोड़ दें। टाइम मिले तो उसको रिप्रोड्यूस कर दें, ठीक है। लेकिन सारे पेपर को खराब करना, ये आप समझते हैं कि यार गलती वहां पर है जहां से मैं इसको काट के आगे सारा ठीक कर सकता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये भी चांस है कि जिसको आप गलत समझ रहे हैं वो ठीक हो, जो नया करने लगे हैं वो गलत हो। तो इसलिए पेपर के अंदर, इसीलिए आपको कहा जाता है कि भाई आपने 100 में से कितने नंबर करने हैं, 50। लेकिन इस 50 के अंदर बेटा ब्लंडर नहीं होना चाहिए, ये बात जहन में रखें। जक़ात आप रिलेटिव की जक़ात को कहीं माइनस कर गए हैं, ये ब्लंडर नहीं है, हो सकती है, गलती हो सकती है। लेकिन जक़ात को जाके टैक्स में से माइनस कर दिया एडवांस टैक्स की जगह, ये ब्लंडर है। सैलरी के टैक्स को जाके आपने टोटल इनकम में से माइनस कर दिया, ये ब्लंडर है। कोई टैक्स की चीज इनकम में घुसेड़ रहे हैं, इनकम की चीज टैक्स में घुसेड़ रहे हैं, ये नहीं वो माफ करता। कहता है इसको तो यही नहीं पता, परचेज को आउटपुट में शो करी जा रहे हैं, कहते हैं इसको तो आता ही नहीं है, इसकी फाउंडेशन खराब है। ये नहीं गलती, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आपने डोनेशन पे क्रेडिट लेना था, 30% लेना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं इस पे होना, हो जाती है गलती। समझ आ रही है, कैलकुलेशन में गलती करते हुए कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं, चलती है सारी।
आई कैप की वेबसाइट पे एग्जाम पड़े हुए हैं जो गलत पड़े हुए हैं। अभी तक उन्होंने उन्होंने इसको निकाल दिया है, पड़े हुए हैं अभी तक। वो कहते हैं हाँ भी किया है तो सो वट। आई कैप क्लेम कर रहा है ना, गलत चीज भी रख के कहता है ना हाँ किया हुआ है, भी कर लो जो तुमने करना मेरा। ये है, सही है। तो इसलिए इन चीजों को आपने नहीं करना। मैं आपको अपनी चीज बता, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कभी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, और अक्सर मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। तो कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं, इन्हें पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। नहीं, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की ज्यादा कि बैलेंस शीट को टैली करूँ, ना उसकी टेंशन कभी ली है। मुझे नहीं याद पड़ता मेरी सवालों में कभी बैलेंस शीट टैली हुई हो, जो होता था मैं करके आ जाता था, पास हो गया। समझ आ रही है ना? तो ये चीज है, ये नहीं मैं आपको कहता हूँ आप टैली ना करें। हो रही है तो सर नहीं सर मैंने भी नहीं करनी। मेरी तो एक आदत है ना, अपनी आदत का एक हिस्सा था। जी। ले जी, सबसे पहले तो आप जरा रेट्स देखिएगा। एक नजर बस हमने पहले, अब समझे मैं 15 मिनट को, पहले 15 मिनट को मैंने लगाना, पहले जो 15 मिनट्स हैं उसको किसी एक जगह लगाएंगे। उसको पूरा पेपर पढ़ने में नहीं लगाएंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि 8 हो गएंगे, 8 पेजेस में तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा यार, 3 घंटे में होंगे कैसे, तो आपको कंफ्यूज करें। तो सबसे पहले तो ये द एंड जो है, ये देखें, उसने अच्छी बात है यहाँ द एंड लिख दिया है। ये टैक्स रेट्स हैं, नॉन सैलरीड के रेट्स हैं, कैपिटल गेन्स के रेट्स हैं। तो यहां से ही मुझे पता चल गया कि इसमें सैलरी का क्वेश्चन कहीं नजर नहीं आ रहा। और अगर सैलरी हुई भी तो वो नॉन सैलरीड ही होगा, क्योंकि मेरे सवाल के अंदर सैलरी के रेट्स है ही नहीं। सही है ना? एक तो इसी से मुझे एक अंदाजा हो गया। कैपिटल गेन्स के उसने रेट दे दिए, मैंने कहा था आप याद कर लें, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट्स दे दिए। आज भी यही रेट्स एप्लीकेबल हैं उन प्रॉपर्टी के ऊपर जो 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई हो, या दूसरे अल्फाज में 30 जून 2024 तक खरीदी गई हो, उनके ऊपर यही रेट्स है। जो इसके बाद वाली है उसके ऊपर 15% रेट है। इनिशियल अलाउंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये उसने बता दिया। बिल्डिंग, इसका मतलब ये है कि सवाल के अंदर डिप्रिसिएशन भी मेरी कहीं यूज हो रही है, और चांसेस ये हैं कि इसमें रैंप भी कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा। उसने तभी 3 ही रेट दिए, बाकी रेट्स उसने मुझे नहीं दिए। अब देखिए यहाँ पर उसने कंप्यूटर वगैरह नहीं दिया, इसका मतलब इसमें कंप्यूटर का भी, तो एक अंदाजा दे रहा हूँ कि पढ़ने का। तो 8 पेजेस कितने थे आपके? 7, बाकी कितने रह गए पेजेस? 6। अच्छा, इसको नहीं कह रहा मैं 15 मिनट में पढ़ना है। अब आप जैसे ही आए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, तो आपने देखा कि लिखा हुआ है लिस्ट डाउन द फैक्टर दैट आर रेलेवेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग एनी टैक्स सर्विस। तो आपने कहा यहाँ सर ने यार ये कहा था कोड, भी आ गया, राइट। और ब्रीफली इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, वो कौन कौन से हैं। आपने इस पेपर के ऊपर जो पहला पेज है, वो आपको कहते हैं जी इस पे लिखना कुछ नहीं है इंस्ट्रक्शन में, लेकिन आप इसके ऊपर सबसे पहले रोल नंबर लिख लें। लेट्स सपोज R5648, आपने ये लिख लिया, ये मेरा सीए का है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए, और आपने एक लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। लेड पेंसिल में आपने यहाँ पर लिख लिया कि यार ये थ्रेड्स कौन कौन सी थी, आपने यहाँ पर छोटी छोटी हेडिंग लिख ली। वो कहेगा क्या कर रहे हो सकता है तो उसे अंग्रेजी में कहे आई एम डूइंग इट बोनाफाइड प्लीज सर, दिस इज माई स्टाइल। थोड़ी सी अंग्रेजी याद कर लेना, थोड़ा सा इंप्रेस हो जाते हैं कि पढ़ा लिखा बच्चा है। ठीक है, उन्होंने कहा सर मैं ये बदनीति से नहीं कर रहा, मैं नीयत के साथ कर रहा। अब देखें, अब तो हमने टेक्निक सीखनी है ना पेपर को लेकर कैसे चलना है। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिख लिए कि जनाब वो सेल टैक्स है, ठीक है, और उसके बाद कस्टम ड्यूटी है, और कौन सा सीवीटी है, आपने लिख लिया कि ये टैक्सेस हैं। ये आपने काम यहाँ पर कर लिया। तो 15 में से हो सकता है आपको इसको लिखते हुए, रिमाइंड करते हुए तसल्ली के साथ 4 5 मिनट 6 मिनट लग जाए। फिर आप इसको देखें कि यार और क्या चीज़ मेरे मुझे जो है इसमें इसने दी हुई है। डॉक्यूमेंट्स टू बी इशूड, इम्पैक्ट ऑन सेल्स टैक्स लायबिलिटी। मिसाल में कहता हूँ यार अच्छा ये कोई टेबल है, नया चीज़ है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कोई और सवाल देखते हैं इनकम का। मिसाल है पहला न्यूमेरिकल, आपको ऑब्वियसली न्यूमेरिकल है, मैं होता तो मैं तो नहीं इसको छेड़ूंगा।
फिर उसने यहाँ पर दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन और कह रहा है जी रूल्स वेल्थ स्टेटमेंट बनाए। अगर आपको पता है कि यार मैं वेल्थ स्टेटमेंट बना सकता हूँ तो इसको देखना शुरू कर दें, ठीक है। या मेरा वैसे मशवरा ये है कि पहले आप ये 15 मिनट कहीं थ्योरी पे लगा दें, किसी थ्योरी के न्यूमेरिकल के ऊपर आप ये काम लगा सकते हैं। देखिए इसमें डिस्पोजल का अक्सर क्वेश्चन देता है वो, डिस्पोजल का अक्सर क्वेश्चन वो ये देखें, डिस्कस द रीजन फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल। आप कहते हैं हाँ यार इसको, तो हम इसके ऊपर वो 15 मिनट पूरे लगा सकते हैं। देखें अब इसको तसल्ली से पढ़े, पैनिक नहीं होना पेपर में, पैनिक नहीं होना। पहला पढ़ लिया, 5-6 मिनट आपके गुजर गए, 5-6 मिनट और रह गए। अब इसको तसल्ली से पढ़े। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर टैक्स ईयर। ऑब्वियसली अब हमारा 25 होगा। स्पेसिफाइंग द रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम, ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग गेन और लॉस इफ एनी। तो आपने लिख दिया कि इस क्वेश्चन के मेरा ए पार्ट ये है और बी पार्ट मेरा ये है। ये मैं उसके ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ अपने पेपर के ऊपर। मैंने बच्चों के पेपर देखे, उन्होंने मार्किंग की होती है। तो आपने कहा कि इसके मुझे 2 सवाल ढूंढने हैं, अपने जहन में सोचना है। एक कि मैंने अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करनी है, टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, ये सोचना है कि मुझे यहाँ पर टैक्स कैलकुलेटिंग नहीं करना। फिर है जी कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डिस्पोजल दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रिजीम। फिर उसने दूसरा मेरे से पूछा है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। तो पार्ट 1 के अंदर पहले टैक्स और फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, 11 नंबर का ये है। डिस्कस द रीजन फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ पैकेजिंग मशीन मेड इन द रीजन फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द पैकेजिंग मशीन मेड इन ए अबव। ठीक है, यही लिखा हुआ है। पैकिंग पैकिंग मशीन मेड इन ए अबव जो है उसने कहा है कि उसका वो बताएं। ए अबव तो ये वाला है ना, इसमें पैकिंग मशीन कहाँ से लिखी हुई है? रीजन फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द पैकिंग मशीन मेड इन ए अबव, वो ए ऊपर ना कहीं हो। तो ये फिर देखें, अब ये अंग्रेजी गलत है ना। ये ए अबव से मुराद तो ये वाला है ना जिसमें आप रहते हैं। अब देखें ना पेपर में भी इसकी है। तो ए अबव जो है ना, मेरा ख्याल है ए अबव ऊपर तो है ही नहीं। हाँ जी। हाँ, तो फिर ए ना ना हुआ, फिर तो 1 हुआ ना, कि जो उसका 1 है उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा आपने इसको पढ़ा? ऐसा कर सकते हैं अगर एक ही पार्ट उसका एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल का है, थ्योरी पहले कर न्यूमेरिकल किसी आगे जाए कर नहीं दे। नहीं, ये नहीं करना। इनका सवाल ये है कि मेरे पास एक पेज है, ठीक है, मैंने उसका ए पार्ट कर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे मैं ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरे पेज के ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट करता हूँ। इसका जाके अगले पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर मैं बी पार्ट कर लेता हूँ। नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। आपने इसके लिए ये इस पेज को छोड़ दें। आपको लगता है आधे पेज में होगा, पूरा पेज छोड़ दें। वो इस मजबूरी में किया जा सकता है कि आपने वो जो जगह छोड़ी थी वो कम पड़ गई है। वो बड़ी मेरे मेरे साथ जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। सवाल का ए पार्ट आता है कर लें, बी पार्ट की जगह छोड़ दें, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसका सी पार्ट आता है, बी आता है, ए नहीं आता, उनको करें। उनकी तरतीब ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर वो सीक्वेंस बन रही है तो। समझ आ रही है? लेकिन जैसे जैसे ये वाला सवाल है, इसमें आप अगर इसका बी पार्ट पहले करेंगे ए बाद में करेंगे तो वो बेवकूफ़ी लगेगी, क्योंकि वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर कुछ चीज इंडिपेंडेंट चल रही है आपके पेपर में तो उसका ए पार्ट या बी पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन करना होगा कि मैं क्वेश्चन 1 का ए पार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी हेडिंग के बगैर कोई कोई सवाल नहीं करना आपने। जो आपसे चीज पूछी गई है उसकी पहले हेडिंग देनी। मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। पार्ट बी में जाके लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये 2 काम लिखेंगे आप। यानी सवाल को आपने ब्लंट नहीं शुरू करना, "अरे, तेरे दी चल गई"। समझ आ गई है ना?
मेरे पास कोई बच्चा आता है ना, सर सर मेरा एक मसला हो गया, मैं कहता हूँ भाई अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कौन सी डिग्री है, पूछ रहा होता है ना, तो पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाया करें। ऑन 1 अप्रैल ही सोल्ड डिस्पोजल, लाल बख्श है जी, ही सोल्ड अ पैकिंग मशीन फॉर रुपीज 9 लाख। बंद हो गए नहीं। फोन तो किया। कहता है जी ऑन अप्रैल, अच्छा टैक्स ईयर जेहन में रखिएगा कि टैक्स ईयर ये है, अगर ना एग्जाम में बताया जाए टैक्स ईयर का तो हम कौन सा लेंगे, 1 जुलाई 23 से 30 जून 2000 नॉर्मल लेंगे, हम खुद से स्पेशल टैक्स ईयर अज्यूम नहीं करेंगे। ही सोल्ड अ पैकिंग मशीन, अब जरा देखिएगा, बेची है, जब आपको पता चल गया कि चीज बेची है तो उसका रुझान किस तरफ जाना चाहिए, या कैपिटल गेन या बिजनेस की तरफ, या कैपिटल गेन या, ये बात आपने वो जहन में रखनी। और कितने की बेची है, 9 लाख की। द मशीन वॉज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर पैकिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड टू मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए मशीन क्या है, खासकर इस्तेमाल हुई है। द मशीन वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2023, टैक्स ईयर 2023 में खरीदी गई थी, एट अ स्पेशल डिस्काउंट प्राइस ऑफ 792। ठीक है, ये डिस्काउंट है या प्राइस है इसकी, ये प्राइस है। हाँ, द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ सेल वाज दिस, इसकी बुक वैल्यू यानी अकाउंटिंग में ये वैल्यू थी, इससे क्या मुराद है। एक साहब, ये साथ क्लास हो रही है, उन्हें जरा क्लास बंद कर देना। हाँ, लाल बख्श डिक्लेयर ऑल एक्सपोर्ट प्रोसीड अंडर द फाइनल टैक्स रिजीम, उसने कहा कि ये मेरी फाइनल टैक्स रिजीम है, ये उसमें खासकर इस्तेमाल हुई, अपनी एक्सपोर्ट उसने कहा कि ये एफटीआर में है। अब जरा देखिएगा, उसने कहा जी इसकी डिस्पोजल का क्या ट्रीटमेंट होगा, इसकी डिस्पोजल का क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, और तेज, इसकी पहली चीज तो ये है कि उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो हमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी एसेट हो, कोई भी एक्सपेंस हो, वो अलाउ फाइनल टैक्स में एफटीआर के अंदर अलाउ नहीं होती, ये बात हम पढ़ चुके हैं। बारहा पेपर में सवाल आ चुका हुआ है कि एफटीआर के फीचर्स लिखें। क्या फीचर्स है एफटीआर के, एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, किसी इसका हेड ऑफ इनकम कोई नहीं होता, इसमें लॉस नहीं होता, और ना ही कोई लॉस इसमें एडजस्ट होता है, इसके सेपरेट रेट्स होते हैं। ये 4-5 चीजें आपने पेपर में लिखनी है, भले यहाँ नहीं पूछा जा रहा। उसने उसका, अब हमें लॉ ने कहीं ये बात कही है कि अगर कोई एसेट एफटीआर में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका गेन नहीं होगा, उस पर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगी।
एक बात यह है कि उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, लेकिन उसका गेन का लॉ ने कहीं मना नहीं किया हुआ। ये उसने कंफ्यूज कर दिया कि क्या इसका गेन या लॉस भी एफटीआर में जाएगा या नहीं जाएगा। पहली बात यह है कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये क्या है, डिप्रिसिएबल एसेट है। समझ आ रही है? ये जो उसने क्या किया होगा, उसने इस 9 लाख में से ये माइनस करके अकाउंटिंग गेन उसने कैलकुलेट किया होगा। वो क्या है, अकाउंटिंग गेन उसने कैलकुलेट किया, जो कि गलत है। हमें क्या चाहिए थी इसकी, टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। हमें क्या चाहिए थी, और वो कैसे आनी थी कि आपने 792 जो है, आपने पिछले साल क्या करना था इसका, इस पे 2023 में इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस जी, थैंक यू वेरी मच जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो इनिशियल अलाउंस आप पिछले साल चार्ज करेंगे, फिर जो उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू आएगी। वो आप, यानी हमारा गेन का फार्मूला ये है कि गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस, क्योंकि ये मशीन है, उसने नहीं बताया कि ये मशीन जो है सेकंड हैंड है, तो लिहाजा इसके ऊपर हमें क्या करना है, सेल प्राइस तो एग्जामिनर ने दे दी, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं दी, बल्कि उसकी उसने क्या दे दी मुझे, कॉस्ट दे दी। तो इस कॉस्ट से हम इस तक पहुंच जाएंगे। समझ आ रही है? तो हमारा गेन या लॉस जो भी होगा वो आ जाएगा। इसी के रिगार्डिंग उसने नीचे पूछा, उससे ट्रीटमेंट क्या किया आपने, इसका ट्रीटमेंट आपने क्या, उसने पूछा हुआ है इसका, रीजन फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ पैकिंग मशीन मेड इन द अबव। कहता है ये जो आपने की है डिस्पोजल का जो ट्रीटमेंट, उसकी रीजन बताएंगे। 4 नंबर का है, आप इसकी रीजन बताएंगे कि जनाब द गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ डिप्रिसिबल एसेट इज टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बिजनेस में टैक्स होना चाहिए, राइट। हाउएवर द डिप्रिसिएशन इफ चार्ज एनी इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस बिकॉज द एसेट वाज एक्सक्लूसिवली यूज इन द एफटीआर एंड अंडर द हेड एफटीआर एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। तो इंशाल्लाह आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। हाँ, पिछले साल, इस साल नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, होगा ही नहीं, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैंने खुद ही तो कहा कि एक्सपेंस ही अलाउ नहीं होगा। बिल्कुल, इसकी टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू क्या होगी, वो भी नहीं है, वो सिर्फ कॉस्ट ही आएगी, क्योंकि इसमें एक्सपेंस अलाउ ही नहीं था। देखें, अगर आप इतनी काम किया तो मुझे एग्जामिनर ने शीट दे दी, देखते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है, इसको सोल्यूशन भी देख लेंगे। इतनी देर में एग्जामिनर ने मुझे क्या दे दी, शीट दे दी। शीट मिल गई। अब आपने दोबारा वो शीट अपनी ली और उसके ऊपर आपने वही जो 2 सवाल आपने पहले किए थे वो करने। अब देखें, इस 15 मिनट के अंदर जो आपने सोचा है, आपका 2 नंबर का ये और एक पार्ट वो वाला, वो आपने कवर कर लिया, और प्लस वो 8 नंबर वो, सही है। अगर हम इसको टोटल 10 नंबर ले लें और हमारा एलोकेटेड टाइम है 1.8, तो 18 मिनट बनते थे। हम अगर सिर्फ इसको इतना 18 मिनट बनते थे ना, वो जो आपने 15 मिनट लगाए हैं ना, वो इसको इन दोनों हिस्सों को करने में मेरा ख्याल है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपको पूरे दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, यहां से 8 मिनट बाय कर लिए। कुछ सवाल आपको क्या देंगे, टाइम देंगे, कुछ सवाल आपसे टाइम मजीद लेंगे जो डेजिग्नेटेड टाइम है, ये बात याद रखें। तो इस 15 मिनट को आपने क्या करना है कि सवालों में से लेना है, आपने उठाना है कि जी ये मुझे सवाल यहां से मिल गया। तो ये 15 मिनट का ये यूज है कि मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इन 15 मिनट्स को आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। जी, अच्छा अच्छा, चलें, कोई नहीं, थैंक यू। समझ आ गई? जो स्टूडेंट ये समझते हैं ना ये पिछले पेपर में आ गया आइंदा नहीं आना, तो वो बेवकूफ है। वो, क्योंकि एग्जामिनर जिसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स देता है वो अगले एग्जामिनर को बता रहा होता है कि इसको टेस्ट करो। सही है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया। अब दोबारा, अब हम नॉर्मल रूटीन में आगे, पेपर मेरे पास आ गया, मैंने इसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे पास ये वाला जो आइटम थी पहली। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन कौन सा उठाया हुआ है, थर्ड, मैंने तरतीब को नहीं देखा।
मुझे ये समझ आ रही है यार, डिस्पोजल पे मेरी ग्रिप है, मैं इसको कर लूंगा। ओके। अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने कर लिया, मैंने इसको टिक कर दी। ठीक है, इसके अंदर रहते हुए ट्रीटमेंट की डिस्कशन नहीं करनी। इसके अंदर सिर्फ आपने ट्रीटमेंट लिखना है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। और नीचे आप लिख दें कि इनिशियल लॉस डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड बिकॉज दिस एसेट इज बीइंग यूज्ड in the for the production of the items which are exported out of the Pakistan and fallen under FTR. And under FTR, there is no expenses allowed. And tax return on value of the asset is equal to cost. वही मैं उसको ले रहा हूँ, तो वो आपका गेन आ जाएगा। सोल्यूशन अभी देखते हैं, हम हो सकता है हमारा सोल्यूशन उसमें कोई डिफरेंट हो। पार्ट टू। अब इसी तरह आपने एग्जाम के अंदर भी 1 और 2 लिखना है कि मैं 1 का कर रहा हूँ या 2 का कर रहा हूँ। लिखते नहीं जाना। देखिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल आपका होना चाहिए। वाना गोना और ये नहीं लिखने पेपर में। गोइंग टू को गोना, वांट टू को वाना, ऐसे नहीं लिखना, उससे वो चिढ़ता है। एवं एक्रोनिम्स और बना बना के जो है ना वो यूज नहीं करना। हाँ, डिप्रिसिएशन लिखनी है, अगर ऐसे है तो कहीं तो इसके साथ डॉट लिखेंगे साथ, क्योंकि एब्रीवेशंस के साथ डॉट लगाया जाता है, हर चीज का एब्रीवेशन ही बनाना। जैसे एओपी है, ये एक्रोनिम यूज कर सकते हैं आप। अंग्रेजी लिख रहे हैं तो उसमें कंपनी ऐसे नहीं लिखना, पूरा कंपनी लिखेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, ये वाला वर्ड। ऑन 14 फरवरी 2024, देखें आपके साल में है ना, 30 जून को क्लोज हो रहा है ना। ही एक्सपोर्टेड अ कटिंग मशीन टू अ यूएई अगेंस्ट प्रोसीड्स ऑफ 350। दिस मशीन वाज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सोल्ड डोमेस्टिकली इन पाकिस्तान। द कॉस्ट एंड टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द मशीन वाज दिस एंड दिस। क्या बताया, अगर आपको एसेट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो क्या ट्रीटमेंट होता है? उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढनी होती। क्या ढूंढनी होती है? वैसे फार्मूला इसका ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, गेन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। इसका असल फार्मूला ये होता है। ठीक है, सेल प्राइस को क्या करते हैं, कॉस्ट से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ उसने बता दिया ना आपको इसकी, द कॉस्ट कितनी है इसकी, 22 लाख, टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है ये। तो इसका डिफरेंस लेंगे तो आपका, रीजन नहीं लिखनी, उसने रीजन मांगी नहीं है, उसने रीजन। दूसरा उसने कहा है कि अगर इस पे सेपरेट रेट है तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करें। ना इसके ऊपर सेपरेट रेट है ना इसके ऊपर सेपरेट रेट है, ये बात याद रखें। इसलिए इसको आगे फर्दर करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा देखिएगा, उसने रीजन तो नहीं मांगी, ऑल्सो स्टेट द रीजन। हाँ, ये उसने कहा कि अगर किसी को इग्नोर किया तो उसकी रीजन बताएं। तो पहली बात यह है कि हमने इसको इग्नोर नहीं किया, ना इसको किया ना इसको किया। ऑन जून 24 ही रिसीव्ड एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 17,25,000 एज अ लम सम पेमेंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फायर ऑफ 2 एंटीक मंगोलियन वेसेस। वास वो गमले को कहते हैं। वास वन, ये देखें ये सवाल तकरीबन 3 दफा आया हुआ है एंटीक का। कितनी दफा आया हुआ है? 3 दफा। इसको कहते हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट इन ग्रुप। क्या बोलते हैं? डिस्पोजल ऑफ एसेट इन ग्रुप में बेचा है, 2 बिके है ना। ये पास पेपर का ही सवाल है जो आया हुआ है। एक लमसम अमाउंट मिली है ये। was 1 was purchased on this for this and was 2 was purchased on this for this। जब एसेट ग्रुप में डिस्पोज ऑफ हो तो हमें क्या चाहिए होता है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए होती है। अब देखें लाजमी होगी, कहता है एट द टाइम ऑफ फायर द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 1 एंड 2 वाज दिस एंड ये थी। इसका तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ अभी लिख के। ऑनलाइन वाले बच्चे चौकस हैं कि नहीं? जरा मैसेज कीजिएगा कि सिर्फ आप इंजॉय कर रहे हैं। घर वालों को बता रहे हैं कि जनाब हम ऑनलाइन हैं। अब जरा इसका तरीकेकार देखिएगा। अगर आपका मैसेज ना आया तो मैं समझूंगा कि आप ऑफलाइन ही है। आप गारंटी के साथ आज जो मैं चीजें डिस्कस करूंगा ना, ये ग्रुप में डिस्कस हो रही होंगी।
यार फलाने का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसने सुना ही नहीं लेक्चर आज का मेरा, और समझ लगा दैट इज अ प्योरली वेस्टिंग ऑफ टाइम टू लिसन अ मौलवी हैविंग लॉन्ग बियर्ड एंड क्लेमिंग ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस इज वेरी बकवास। एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा ग्रुप में, कहता मैं पागल हूँ 1 घंटा इस पे जाया कर रहा हूँ। 1 घंटा उल्लू का पट्टा उधर जाया कर रहा होगा, लगा रहा होगा, वो टाइम जाया कर रहा होगा, लेकिन ये नहीं सोच रहा होगा कि यार मैं लेक्चर सुन लूँ। सभी आ गए। अच्छा जी, हम अच्छा, क्या बताया मैंने आपको, फेयर वैल्यू का। उसका तरीकेकार क्या मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ लिखेंगे एसेट्स एक बनाएंगे, तो वॉस वन था और वॉस टू था। आसान तरीका ये है, इनकी यहाँ लिखें एफ एम बी। ठीक है, कितनी है? वो ना कहे सर आपने मुझे उल्लू का पट्टा कहा, हमारे वालिदैन हमें भी कहते थे। वो ये शरारती बच्चों को कहते हैं, वो ये ना समझे कि जनाब। ये है जी हमारा, एक की फिर मार्केट वैल्यू कितनी है? 975। और दूसरे की? इसका आपने करना है टोटल, और यहाँ इसकी सेल प्राइस लिखनी है आपने। क्या करनी है यहाँ पे? तीसरे कॉलम में अपना बनाएंगे सेल प्राइस। अभी देखिएगा वो जो कितने के बिके थे, 17,25,000 के। ठीक है, क्या करेंगे आप, वेट समझते हैं ना वेट को? कैसे? इसको आप डिवाइड करेंगे इसके साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये इसकी सेल प्राइस आ गई, और मल्टीप्लाइड बाय ये इसकी सेल प्राइस आ गई। यहाँ इसकी कॉस्ट लिखेंगे आप, वो जो आपको एग्जाम में वॉस ए की सेल प्राइस कितनी है? 925। और वॉस टू की कितनी है? 820। तो यहाँ लिखेंगे आप 9,25,000, और दूसरे की कितनी है? 8 लाख। ठीक है, अब ये एंटीक है ना, तो इसका गेन कितना हो गया? 0 गेन, क्योंकि एंटीक में ये लॉस आ गया ना, तो इग्नोर करेंगे, और इसमें 8 गिरेंगे। इसका नीचे नोट आप लाजमी लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि जिसको इग्नोर किया उसका नोट लिखें। ये सेम क्वेश्चन पेपर में पहले भी आ चुका हुआ है। तो आप नीचे नोट लिखेंगे, एज इन वॉज वन देर इज अ लॉस, राइट, इन कैपिटल एसेट विच इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 38। याद है तो ठीक है, वरना क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस द लॉस अगेंस्ट certain assets like antique is not allowed, so hence it is ignored। मैंने इसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। आई लव यू, थम्स अप। ठीक है, क्या चीजें छा गए हो, क्या आपने बात भी लिख दी और साथ ही उसको लिख भी दिया। देखिए मुझे याद है कि मैं ना उसमें था, पीएमए लॉन्ग कोर्स में आर्मी के लिए मैं गया, तो उसमें अंदर एक एक्सरसाइज थी जो उन्होंने हमसे करवाई। उन्होंने कहा कि आप डिस्कशन करेंगे कि टीवी के क्या फायदे और नुकसान है। आज उस वक्त टीवी होता था, आजकल तो बहुत सारी चीजें और भी माशाल्लाह आ गई। लेकिन उन्होंने कहा जब मैं आपको कहूंगा ना थैंक यू जेंटलमैन, तो आप उठ के राइट साइड पे दूसरी चेयर पे बैठे। सारे उठेंगे तो राइट साइड पे जाके दूसरी चेयर पे बैठे, और जब मैं दोबारा आपको टॉपिक दूंगा वो उर्दू में होगा, एक इंग्लिश में, एक, तो उसके अंदर आप क्या करोगे? अपनी लेफ्ट साइड पे 2 चेयर छोड़ के तीसरी पे बैठोगे, पहले एक चेयर छोड़ के, लेकिन जब लेफ्ट घूमोगे तो 2 चेयर, और टॉपिक शुरू हो गया। आधे घंटे की एक्सरसाइज थी। तो जब उसने एक्सरसाइज दी हमें, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग राइट को घूम गए, कुछ लेफ्ट को घूम गए गलती से, कुछ सही गए, कुछ उसकी गोद में जाके बैठ गए, अगला बंदा उठा ही नहीं, कुछ उठा ही नहीं।
तो वो उसने चेक करना था कि क्या ये मेरी बातों में गुम तो नहीं हो गया, अगली इंस्ट्रक्शन को भूल गया हुआ है। यानी मैं इसको आर्मी में कहीं भेजता हूँ कि जाके यार फलां जगह अटैक करना है और फिर ये अगला ये काम होगा, तो इसने अटैक तो कर लिया, अगली चीज भूल गया। समझ आ रही है? फिर उसने उसने हमें कुछ नहीं कहा। वो जो था मेजर टाइप का बंदा था, वो बैठा हुआ था, वो देख रहा था, कहता ओके थैंक यू जेंटलमैन। उसने कहा जी आप बैठ जाए, हम दोबारा बैठ गए। फिर उसने कहा जी अब ये टॉपिक। अब उसने पहली बार इंस्ट्रक्शन नहीं रिपीट की। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे भूल ही गए कि वो जो हमने दोबारा फिर उठना था। उसने जब थैंक यू कहना था तो हमने उठ के लेफ्ट साइड पे 2 चेयर छोड़ के फिर बैठना था। यही है कि इसके अंदर उसने ये बात कही है कि जनाबे अली आपने जो इसको इग्नोर किया उसको लिखना भी है, जिसको इग्नोर नहीं किया उसको लिखने की जरूरत है। अब बच्चे यहाँ 2 गलतियां करेंगे। वो पार्ट 1 करेंगे तो उसमें भी लिखेंगे इसका मैंने ये ट्रीटमेंट किया, जबकि उसका जवाब अलग उसने मांगा हुआ है। देखिए समझे कि एक आईएसएसबी का प्रोफेशनल एग्जाम है। जब जबकि आप जब इसकी बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, देखें इसकी सिर्फ उसने आपसे क्या मांगी है, टैक्स, इनकम मांगी है, टैक्स नहीं मांगा। इसकी भी उसने आपसे इनकम मांगी है, राइट। इसके अंदर एक चीज आगे इग्नोर किया हुआ है आपने, उसका आप यहाँ कमेंट करेंगे। लेकिन ये जो पार्ट 1 है ये वाला, इसका उसने एक अलग पार्ट में इसकी रीजन मांगी हुई है, जो आपने ट्रीटमेंट किया उसको अलग ही जाके देना है। समझ आ रही है? जी बेटा बताता हूँ, वही पहले इसको जरा हम डिस्कस कर लें फिर उसके ऊपर आ जाते हैं। अब इसके अंदर आप पहले उसका बताएंगे कि उसमें 8,000 रुपये का गेन कैलकुलेट करेंगे। फिर नीचे लिखेंगे रीजन टू इग्नोर वॉज 1। वो रीजन आप बता दें। कहता है जी ऑन 15 जनवरी ही सोल्ड अ ग्रे पैरट फॉर 3 लाख। जानवर बेचा है। अब सुनिएगा, पहले सोचे जानवर का बेचना कहाँ जा सकता, सैलरी में जा सकता है? हाँ जा सकता है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है जा सकता है ना। एक तोता पड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर, बड़ा खूबसूरत है, 5 लाख रुपए का तोता है, और मुझे उन्होंने फ्री दे दिया, जाओ ले जाओ, मैंने जाके बेच दिया। जा सकता है नहीं? इनकम फ्रॉम रेंट में भी जा सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी जा सकता है। मेरे किराएदार के पास तोता था, मैंने वो पैरट ले लिया उससे, फ्री उसने मुझे दे दिया, तो कहाँ जाएगा, वो रेंट का हिस्सा बन जाएगा, है ना। अगर ये मेरा, मैं इसके कारोबार करता हूँ तो बिजनेस में चला जाएगा, और अगर मेरा पर्सनल है तो फिर गायब, क्योंकि ये टैक्सेबल मूवेबल ऐसे टैक्सेबल नहीं होते जो कि सिर्फ लॉ ने कहे हुए। द ग्रे पैरट वॉज परचेज ऑन जुलाई एट अ प्राइस ऑफ दिस फॉर हिज माइनर सन। ये एग्जाम्प्ट है। इसकी आपको इसका जवाब देना है कि इसका कोई टैक्स, इसका गेन, गेन लिख दें बेशक कि मुझे गेन इसमें हुआ 75,000 का, विच इज एग्जाम्प्ट बिकॉज दिस इज अ कैपिटल रिसीट विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये मेरी कैपिटल रिसीट है। भाई मेरा कैपिटल एसेट नहीं है ये, तो होते कैपिटल एसेट तो नहीं होते ना, मूवेबल में आ गया। मेरा बिजनेस भी नहीं है, मेरा पर्सनल है। फ्रिज, कार, एयर कंडीशनर मेरे घर के जो हैं, मेरा मोबाइल फोन, ये एग्जाम्प्ट है क्योंकि ये कैपिटल रिसीट्स हैं। अंडरस्टैंड? ऑन 1 मई ही सोल्ड 6,000 शेयर इन गार्लिक लिमिटेड। ठीक है, अदरक लिमिटेड में उसने क्या कर दिया, इसको 6,000 शेयर बेचे हैं। ये कहाँ जाएंगे? एग्जाम्पल भी है जो कल लोग अकाउंट ना। वो तो बेटा अगर बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सेल्स टैक्स की जब बात करेंगे तो फिर वो एग्जाम्प्ट होंगे। डोमेन ही आपने चेंज कर दी ना, आप सेल्स टैक्स में चले गए हैं, वहां एनिमल्स एग्जाम्प्ट है, लाइव एनिमल्स वहां लिखा हुआ है। ठीक है, वो नहीं डाल देना इधर कि एनिमल एग्जाम्प्ट होते हैं। इनकम टैक्स के अंदर जो चीज बिकी है, राइट, वो देखनी है कि उसका सोर्स क्या था। अच्छा ये कहाँ जाएंगे आप बताएं, ये शेयर्स बेचे हैं, ये तो कैपिटल गेन में जाएंगे, लेकिन ये सैलरी में जा सकते हैं अगर ये रिस्ट्रिक्टेड हुए तो। अगर एम्प्लॉयर ने दिए हैं और रिस्ट्रिक्टेड हुए तो कहाँ जाएंगे, सैलरी में चले जाए। देखा, मजा आ रहा है ना खेलने का? ठीक है।
अगर ये मुझे शेयर्स मिले ही इस साल एम्प्लॉयर से हुए तो फिर सैलरी में भी कुछ हिस्सा जाएगा। ठीक है, तवज्जो करनी है अब ध्यान से। ₹70, 1 मई को उसने बेचे हैं ₹70 के। ये 37 में जाएंगे या 37A में जाएंगे? देखें, इसने सवाल के अंदर कहा हुआ है कि वो एसेट जिन पे अलग रेट है वो मुझे अलग बताएं, उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। अभी तक कोई नहीं आया, आखिरी जगह पर मैं पहुंच गया हूं। तो चांसेस ये हैं कि यहाँ मुझे सेपरेट रेट मिलने वाला है, सेपरेट ब्लॉक की आइटम मिलने वाली है। कैसा जबरदस्त है। देखें, सवाल को अगर तसल्ली से पढ़ा हुआ है तो जवाब को आप ध्यान से देख रहे होंगे। समझ आ रही? उसने एक सवाल में पूछ, देखें उसने पूछा हुआ है कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, ये वाला पार्ट जो है उन एसिड की जिनके ऊपर जो है फॉर द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डिस्पोजल दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू एनटीआर, जो एनटीआर में नहीं है, यानी उन पे सेपरेट ब्लॉक में जा रहे हैं, उनका मुझे अलग से बताओ। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने ये सवाल पूछा है तो कहीं कोई चीज कोई आइटम रखी तो पूछा है ना। तो अभी मुझे, मैं अभी तक उस वक्त से ये सोच रहा था कि ये कहाँ मुझे ये पॉइंट मिलने वाला, अभी तक नहीं आया कोई भी। incurring incidental expenses of 1.5 for the of the sale proceed। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं बेचने या सेल करने के लिए। जीएल इज एन अनलिस्टेड कंपनी, एक बात तो गई, राइट। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन होती है शेयर्स की होल्डिंग की। विद 52% ऑफ शेयर हेल्ड बाय टर्किश गवर्नमेंट, ये प्राइवेट है। टर्किश, हाँ ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट है, ये सही है। कंपनी नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, सही है। लाल बख्श रिसीव्ड 15,000 शेयर इन जीएल ऑन 1 जुलाई एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। ये 2020 की बात कर रहा है कि उसको फ्रेंड से मिले थे एज अ गिफ्ट। ये नॉन कॉग्निशन रूल में नहीं आ रहा, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव होना चाहिए। ये भी आपको वो छेड़ गया कि कहीं बच्चा डीम कॉस्ट तो नहीं ले रहा, कहीं बच्चा डीम कॉस्ट तो नहीं ले रहा, क्योंकि फ्रेंड से मिले रिलेटिव से। अगर आपको रिलेटिव से मिलेंगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी कॉस्ट बनेगी। जरा ध्यान करें जरा, छेड़ गया ना थोड़ा सा और। who had purchased these shares from an investor for 45 each। The fair market value of these share at the gift was, ये थी हमारे लिए वैल्यू। समझ आई? देखें, अगर यहाँ फ्रेंड की बजाय, फ्रेंड जिसे कहते हैं, राइट, वो मेरे बच्चे को ना छोटा था ना तो उसको स्पेलिंग नहीं फ्रेंड के लिखने आता, फ्रेंड लिखा हुआ था। पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने उसका नाम लिखा था अब्दुल्ला फ्रेंड। तो मैंने कहा ये, मैं कैसे कोई कोई ये क्रिश्चियन है अब्दुल्ला फ्रेंड, ऐसे मैंने कहा शायद कोई अंग्रेज नाम है। मैं कहा ये क्या लिखा हुआ है अब्दुल्ला फ्रेंड? कहता फ्रेंड मैंने लिखा। तो ये फ्रेंड से अगर आपको मिले हैं तो 2020, अगर इसी साल मिले होते तो मेरा डबल टैक्स होनी थी। एक सेक्शन 39 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिफ्ट चला जाता और कैपिटल गेन भी जनरेट होता। लेकिन ये मिले थे 2021 में, टैक्स ईयर 2021 में मिले थे, ठीक है, और बेचे उसने जाके हैं 2024 में। तो गेन कितना आएगा? 70 - 48 × 6,000। हाँ सॉरी, माइनस इसमें से, फिर माइनस इसमें से वो भी कर दें जो गेन आए, उसमें से आप इसकी जो प्रोसीड है वो भी माइनस कर दें। यहाँ अज्यूम ना कीजिएगा कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है, यहाँ खुद से अज्यूम ना कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज में है ही नहीं रजिस्टर्ड, तो उसमें वो नोशनल एक्सपेंसेस नहीं लेने। इसी को लेके आपका गेन आ जाएगा, इसकी आप फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखें यहां पर आपको देखना पड़ेगा जो ये कब अक्वायर किए हैं, 20 में, ऐसे ही है ना। देखें हमारे सिक्योरिटीज के क्या क्या रेट्स हैं। 30 जून 2013 तक एग्जाम्प्ट,
तो यकम जुलाई 22 से लेके 30 जून 2024 तक इसके दो रेट्स, 12.5% और 15%। ठीक है, इसका होल्डिंग पीरियड कितना है देखिएगा, यकम जुलाई से लिए और आपने यकम मई को बेचे, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो इसका टैक्स कितना आएगा, 12.5% आएगा। तो ये जो जवाब है आप यहां जाके लिखेंगे इसका, पहले यहाँ गेन लिखना है आपने, गेन इसका अलग लिखना है, और इसके नीचे जाके टैक्स लायबिलिटी अलग लिखेंगे कि जनाब ये जो एसेट था इस पे सेपरेट टैक्स था और इसका रेट ये बनता है। समझ आ रही है? और इंशाल्लाह इसके अंदर आपको जाके 13 में से 13 नंबर मिल जाने चाहिए असूलन तो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी गिदड़ सिंगी, एक आध गलत हो गया कोई मसला नहीं, ऐसे होना चाहिए। यहां तक कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस ओके, समझ आ गई? तो डिस्पोजल का हर साल वो दे रहा है, हर साल तकरीबन डिस्पोजल का वो क्वेश्चन जो है ना वो टेस्ट कर रहा है, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 साल पेपर किए हुए हैं। इसमें से 22% में से पास है। हाँ जी, 22% में से पास है। इसमें से तो उसकी वजह क्या हुई होगी कि बच्चों ने ऐसी ग्रिप ली नहीं, पास पेपर किए ही नहीं है। समझ आ रही ना, उसकी तैयारी ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने आपको पढ़ के सुनाया है ना, हो सकता है आप भी करें तो गलती कर जाए, इसलिए ये नहीं सोचना। मैंने कहा कि अभी अपने आप को परेशान नहीं करना, मैं सिर्फ आपको अब पेपर पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि पेपर को पढ़ते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते। जैसे मैं भूल गया ना यहाँ पर ये नोशनल एक्सपेंस, ये जो इंसिडेंटल एक्सपेंसिव लेना, तो इन्होंने मुझे कहा सर ये भूल गए आप, तो ऐसे हो सकता है बंदा प्रेशर में कोई चीज, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। ओके जी, अभी देखें मैंने पेपर पढ़ा ही नहीं बाकी के क्या है, मैं बाकी दुनिया से वराउल वराव, अपनी दुल्हन की तरफ तवज्जो करें बस। आपको पता बराती कौन है, कौन नहीं बारात में आया होगा, ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, अच्छा ये वेल्थ स्टेटमेंट का तो मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी क्वेश्चन। ये वेल्थ स्टेटमेंट में ये वही सेम क्वेश्चन है जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में मैंने आपको करवाया, मेरा ख्याल इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये याद है। जो वेल्थ स्टेटमेंट की मैंने आपको लेक्चर था उसके अंदर मैं इसको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। चले, न्यूमेरिकल के अलावा फर्ज करें कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट को अब टिका दिया, लेकिन ये समझे, याद रखें ये पार्ट बी है किसी सवाल का, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में पूरा कर लेना तो उसको किसी तरीके से क्रॉस कर दें, और अगर उसका कोई एक पार्ट किया तो क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस ना लगाएं, उसके पार्ट के ऊपर क्रॉस लगाएं। ये मैं टाइम मैनेजमेंट आपको सिखा रहा हूँ, अंडरस्टैंड? सेकंड टू पॉइंट इसमें से एक और स्कीम में से माइनस करेंगे। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि हमारा जवाब उसके मुताबिक मिलता भी है कि नहीं मिलता। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 था। पहला था जी गेन ऑन सेल ऑफ पैकिंग मशीन, हाँ ये हो गया ना। और तीसरा था एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये भी कहाँ पे, कॉस्ट ही मैंने कहा था। जब एसेट को आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला यही होता है ना, कॉस्ट माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। तो असल में ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन ही है ना, जो चार्ज की गई है। यहाँ गलती से अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं ले लेनी। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ वास्ट, ये देखिएगा, देखें ऐसे ही किया हुआ है मैंने, ऐसे किया हुआ है ना, 8,000। गेन ऑन सेल ऑफ ग्रे पैरट, ये नोट है, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर इन जीएल, ये आ गया, ये कितने परसेंट लिया हुआ है, ये ठीक है, ये कैपिटल गेन आ गया सारा हमारा। रीजन ऑफ इग्नोरिंग द ग्रे पैरट, ये वैसे जो ग्रे पैरट था ऊपर भी लिखा जा सकता है यहाँ पर भी,
Grey parrot was neither a capital asset nor a depreciable asset, and it was in personal use of Lal Baksh dependent family. Therefore, the gain in the asset is not taxable. खाली कैपिटल रिसीट लिख देंगे फिर भी, लेकिन ये भी जवाब ठीक है। ना तो ये कैपिटल एसेट है, ना ये डिप्रिसिएबल एसेट है। असल इसका जवाब बनता लीगली यही है कि दिस इज अ कैपिटल रिसीट। टैक्स लाइबिलिटी लेंगे 12.5% से लगा के, ये उसका देखिए प्रोफेशनली उसने जवाब हर चीज का अलग अलग दिया हुआ है। ये देखिएगा बी का पार्ट उसने रख दिया हुआ है, द मशीन वाज एक्सक्लूसिव यूज फॉर इनकम विच इज सब्जेक्ट टू एफटीआर, सो नो डिप्रिसिएशन वाज एडमिसिबल ऑन दिस मशीनरी, देयरफॉर इट्स कॉस्ट रिटर्न ऑन वैल्यू ये आपकी। ठीक। अच्छा जी, और देखें क्वेश्चन जो हमें मिल जाए। 4 नंबर क्वेश्चन है जी, इनकम टैक्स का ही लग रहा है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम तो सेल्स टैक्स का तो नहीं हो सकता ना, उसमें तो टैक्सेबल इनकम मांगता ही नहीं है। ऑफ जवेद फॉर टैक्स ईयर 24 अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ, देखें ये अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम ना भी कहे, आपने हमेशा हेड ऑफ इनकम लिखना होता है ऊपर। assume that all information in the scenario remains the same except that Javed had started his job in Kenya on 1st July instead of first this. How would this alteration in the start date affect your response in part A? A revised calculation is not required. ये ना भी लिखता तो मैं कैलकुलेशन दोबारा ना करता, क्योंकि 3 नंबर के लिए बेवकूफ़ी है पूरा सवाल दोबारा हल करना। क्या नजर आ रहा है आपको इस बात से ऊपर, ये किस तरफ लेके जा रहा है आपको? अगर वो जॉब इस डेट की बजाय इस डेट को शुरू करता, किस तरफ रुझान जा रहा है? और बता रहा है कीनिया में। एक और, हाउ वुड दिस ऑल्टरेशन स्टार्ट डेट इफेक्ट योर रिस्पॉन्स इन पार्ट ए? एक उस शख्स को सोचे, अ पर्सन लीव ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड, उसकी तरफ ही जा सकता है। जो जॉब के लिए जो बाहर जाता है उसकी जॉब के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। सही है। और ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। टैक्स ईयर जहन में रखिएगा, अगर स्पेशल नहीं है तो हमें नॉर्मल लेना पड़ेगा। ऑन 1st जुलाई हमारा टैक्स ईयर 1 जुलाई 23 से 24। जवेद अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये सिटीजन कहां पर लफ्ज आता है? चैप्टर 1 में 2 जगहों पर आता है। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट के लिए यूज होता है, और वो सैलरी के लिए यूज होता है, पर्सन लीव्स ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड। और तीसरा रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए भी, अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन जो है वो किसी मुल्क का भी सिटीजन नहीं है, रेजिडेंट नहीं है, तो हमारा होगा। तो 3 जगहों पर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ट्रेवल टू कीनिया टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, कब गया वो? 1 जुलाई 2023 को। बट रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 25 नवंबर 2023, फिर वापस आ गया उसी साल में ही। ड्यू टू हिज फादर डेथ, अपने बाप की डेथ की वजह से वापस आ गया। ड्यूरिंग दिस स्टे इन कीनिया Javed earned a salary equivalent to 4 million from which equivalent to was withheld and deposited with Kenya tax authorities. और वो सैलरी, जो सैलरी जिस पे टैक्स पे कर दिया जाए तो वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब हमें, मैं इस बात पे परेशान हूँ, ये वापस गया कि नहीं गया? आ गया है, गया है कि नहीं गया, ये भी तो सोच रहा है ना। समझ आइए। अगर तो नहीं गया तो फिर हमारा रेजिडेंट है, अगर चला गया तो फिर हमारा नॉन रेजिडेंट है। और अगर ये नॉन रेजिडेंट हुआ, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट नहीं है। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट तो वो होता है जो पिछले 4 सालों में आपका नॉन रेजिडेंट था। इसकी तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, उस तरफ तो लेके नहीं जाना आप। Following his father's death, he decided to join the family business in Pakistan. Meanwhile, he received rental income from flat in Kenya starting from 1st January 2024. The relevant details are given below. सही है। उसने अपना कारोबार शुरू किया और कीनिया से उसको रेंटल इनकम आना शुरू हो गई 1 जनवरी से, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। रेंट रिसीव्ड पर मंथ 3 लाख।
नीचे देखिएगा, द फेयर नोट उसने दिया हुआ है, नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मंथली रेंट ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम जनवरी टू दिस वाज इक्विवेलेंट टू 3.5। However, starting from May, the fair market value rent was reduced to 250 per month, है ना। तो क्या उसने बता दिया कि आप जो रेंट मिल रहा है वो 3 लाख रुपया है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 3.5 लाख रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको मई और जून 2 महीने, 6 माह का टोटल रेंट है ना। तो 4 माह का रेंट बनेगा हमारा 3.5 लाख रुपया, 2 माह का 3 लाख रुपया, ये होगा विच एवर इज हायर। कहां पर मैं ये मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट नहीं लेते, बता सकता कोई। सेल्फ हायरिंग में, अगर आप अपने घर में किराए पे हैं तो फिर ये आप मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे। देखिए असल में मैं पास पेपर को नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सारा रिवाइज कर रहा हूँ। सही है। तो ये मेरा रेंट हो गया जी। प्रॉपर्टी टैक्स इज पेड इन किनिया, चार उसके आगे नोट दिया हुआ है, फॉर द पीरियड जनवरी टू जून, पूरे साल का है ना, 6 माह का है। ठीक है, सारे का सारा हमें मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज पे टू बैंक इन किनिया, ये भी ठीक है। कलेक्शन चार्जेस पे टू एन एजेंट इन कीनिया, ये भी अलाउ है। लेकिन ये जो कलेक्शन चार्जेस हैं इसके ऊपर ये आपके रेंट के 4% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स अलग से गिवन है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट के ऊपर अलग से कोई लिमिट मौजूद है। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको आप इकट्ठा करेंगे और 4% ऑफ द चार्जेबल रेंट विच एवर इज लोअर लेंगे, तो ये उस लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए इसको अलग किया जाएगा। सही है। तो ये हमारी रेंटल इनकम आ गई। तो इस सवाल में अभी एक हमारे पास सैलरी आ गई है और एक हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई है। इन एडिशन टू द अबव जावेद परचेज अ फैक्ट्री बिल्डिंग बिलोंग, मुझे तो लगता है खुद ही इसने अपने बाप को मारा है। वापस ही नहीं गया। कीनिया में अरशद शरीफ को मारा था ना इन्होंने, तो इन्होंने जनाब उधर जाके अपने बाप को इधर वापस नहीं। अच्छा, उधर ही था, डेथ पे आया है, वापस ही नहीं गया ना। In addition to the above, Javed purchased a factory building along with a plant in Karachi for rupees 120 मिलियन की, कहा 120 मिलियन की उसने फैक्ट्री और बिल्डिंग खरीद ली। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी इट हैज बीन लीज्ड आउट फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 3 मिलियन। कहाँ समझ आई है। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर कारोबार शुरू करता तो ये वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट होती, फिर हम इसमें से फैक्ट्री बिल्डिंग को अलग करते, प्लांट को अलग करके उसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करते। सही है। अगर वो इसको लीज आउट ना करता तो फिर ये वैल्यू मेरे लिए रेलेवेंट होती, लेकिन अभी भी है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 40 में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट को लीज आउट कर देंगे तो उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलेगी। क्या मिलेगी? डिप्रिसिएशन मिलेगी, तो यहाँ हम लेंगे उसकी, यहाँ डिप्रिसिएशन भी लेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे क्यों किया? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कि एनी बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी अगर रेंट आउट कर दी जाए तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, ये लिखा हुआ है लॉ में। और उसमें दिखा है कि उसने एक बिल्डिंग ली है और यूटिलिटी और अमेनिटीज के साथ सर उसने एक दी है जिनके रेंट में, उसमें सिर्फ बिल्डिंग का उसने अलग रेंट बताया है, यूटिलिटी और अमेनिटीज का उसने अलग बताया है। तो हाँ, उसकी क्वेश्चन के ट्रीटमेंट के अंदर बिल्डिंग को जो सा वो इनकम को प्रॉपर्टी के अंदर लेके गया है और यूटिलिटी और अमेनिटी को अलग लेके गया है। तो ये गलत है, ठीक है। तो सोल्यूशन के अंदर ऐसे क्यों होगा खाली साहब? तो है ही ऐसे ना। अगर अलग अलग बताया हो तो फिर अलग अलग देगा, अगर इकट्ठी बताइए तो फिर अलग सोच में देगा। नहीं, आज तक पेपर में कभी ऐसा सवाल आया ही नहीं कि उसने कहा हो कि उसने बिल्डिंग को रेंट आउट किया विद यूटिलिटीज एंड अमेनिटीज और उसकी अलग वैल्यू ना बताई गई हो। वो तो जाना ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चाहिए। सब 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 लेटिंग ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी अगर आप मालिक नहीं है।
प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज एंड अमेनिटीज वो भी अलग जाएंगी। रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी वो भी अलग जाएगी। वोकेशन ऑफ बिल्डिंग की अगर आपको मिला उसका 1/10 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, वो तो इधर ही जाएंगे। यानी कि वो टैक्स करेंगे बिल्डिंग को अलग प्रॉपर्टी में लेके करना ही जाएंगे। अलग चाहिए। सही है। अगर इकट्ठी बताया था सर कि उसने इकट्ठी यूटिलिटी मैंने तो एक ही भाई यूज लेकिन करेंगे। तो फिर बेवकूफ है एग्जामिनर जिसने ये पेपर बनाया हुआ है। क्यों बता रहा है ये बात? मुझे ये क्यों, मतलब मैं आपको ये बताऊं यार मेरी कल शादी है, कल मेरी शादी है, कल मेरी शादी है, तो आप कहेंगे यार ये क्यों बता रहे हैं मुझे? आपकी शादी है, आपको मुबारक हो, मुझे दावत देनी है आपने। ठीक है, तो कोई मकसद तो होना चाहिए ना। आज तक मैंने नहीं देखा कि उसने ये बात कही और खामोश हो। अगर ऐसी कोई चवल बच जाए तो फिर उसको रेंटल इनकम में लेके जाए। सही है। Considering the nature of the installed plant and factory requires renovation every 3 years. Before renting out the factory building, Javed incurred renovation expenses of this on the factory building. अब यहाँ पर एक गलती मुझे जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि मैंने इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेनी थी, वो कहाँ कैसे लूँ? क्योंकि बिल्डिंग की रेट और है, प्लांट का और है रेट। मुझे इसका उसने अलग अलग मुझे मार्केट वैल्यू देनी चाहिए थी, जो उसने नहीं दी। अब मुझे क्या करना है, इसका 50-50 ले लेना है, अज्यूम करके कि इसमें से 120 में से 60 मिलियन की बिल्डिंग है और 60 मिलियन का, ये मुझे अब अजम्पशन लिखनी पड़ेगी पेपर में क्योंकि सवाल के अंदर ये चीज मौजूद हो सकता है। सोल्यूशन में भी उसने इग्नोर किया चौधरी ने, हो सकता है, लेकिन लेनी है। लॉ में बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है सेक्शन 40 के अंदर कि आप अगर प्लांट एंड मशीनरी को रेंट आउट करेंगे तो प्लांट के ऊपर इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा। वो ऐसे ही है जैसे बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट सेम होगा। ओके, ये चीज आ गई। चलें अब इसका कंप्यूट किया है। और अच्छा, अगर उसने ये बात कही है कि अगर 1 जुलाई के बाद वो ही दैट जावेद हैड स्टार्टेड हिज जॉब इन केनिया ऑन 1 जुलाई 2022 इंस्टेड ऑफ 1 जुलाई 2000, अगर 1 साल पीछे चला जाता तो आपका इसमें रिस्पॉन्स क्या होता? भाई इसमें रिस्पॉन्स यही हो सकता था ना कि ये जो इनकम है उसकी, ये जो अर्न की है उसने, क्योंकि और तो मुझे कुछ चीज नजर नहीं आ रही। वो कहता है कि यहाँ जो है वो कीनिया जाने की बजाय अगर यहाँ कीनिया चला जाता तो फिर आपके जवाब में क्या चीज आती? ये सैलरी डिवाइड हो सकती थी, और क्या नजर आ रहा है इसमें? हाँ जी, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा भाई उसकी। अगर एक बंदा जो है वो यहाँ चला, यहाँ वापस आ गया पाकिस्तान में तो हमारा रेजिडेंट है। अगर वो यहाँ चला गया है, इस 1 साल पहले यहाँ से पाकिस्तान गया हुआ है और अब वापस आ गया है, तो फिर भी हमारा रेजिडेंट ही है। अगर 25 नवंबर को वापस आ गया हुआ है तो फिर भी हमारा रेजिडेंट ही है। कौन से रेट? कौन सा? रेट तो वही रहेगी, रेट वही रहेगा। कौन सा रेट? बैंक इसके ऊपर पे 12.5% या 15%। 12% कहाँ है बेटा? आपने खुद अज्यूम किया ना। कहाँ पे? मैंने कहाँ ज्यूम किया? नहीं, वो तो पिछले सवाल में हमने किया था। वो सिक्योरिटीज का था, वो सिक्योरिटीज का था। चले इसको देखते हैं सवाल नंबर 4 को उसने कैसे किया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी देखें जी, उसने पहले उसका नाम लिखा और हेडिंग लिख दी। वैसे मैं तो इस बात से डिसएग्री हूँ कि ये फॉर द ईयर नहीं होना चाहिए। बहरहाल लिख दें, आप भी जैसे एग्जामिनर लिख रहा है, नो इशू। ये एग्जाम नीचे जाके इसको माइनस किया होगा लाजमी इसने, ये यहाँ किया है ना। मेरा ख्याल तो ये था कि आप यहीं लिख के इसको यहीं एग्जाम पे कर दें। ठीक है, जो हमारा ऊपर फीस लाजमी लिखें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉरेन, ये देखिएगा ये बिल्कुल ठीक है हमारा जवाब। रिपेयर आपने माइनस कर दी। कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ 4% लिखें, वो भी आपने माइनस कर दिए। प्रॉपर्टी टैक्स इन कीनिया माइनस कर दिया। इंटरेस्ट भी आपने माइनस कर दी। लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी ये सेट ऑफ हो सकती है, ये सेट ऑफ
नहीं हो सकती। फॉरेन हाँ, ये सेट ऑफ, फॉरेन ये सिर्फ क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड होगी। उसके बाद है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रेंट रिसीव फ्रॉम द फैक्ट्री एंड बिल्डिंग 15 मिलियन की आ गई। डेप्रिसिएशन, ये क्या किया उसने, वो उसमें रेनोवेशन उसकी कॉस्ट में इसको वो कैपिटलाइज तो करके ऐड दिया। होना, वो ठीक है, रेनोवेशन जो है उसके अंदर कैपिटलाइज होना चाहिए, लेकिन उसने फैक्ट्री सारी प्लांट किधर गया, सारी दिल्ली ये गलत है। आई डिसएग्री, आई टोटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। भाई उसने खुद, जब आपने कहा कि ये प्लांट भी और एक फैक्ट्री बिल्डिंग ली है, यही कहा है ना उसने। हाँ जी, तो प्लांट पे क्यों नहीं ली। नहीं, गलत अजम्पशन नहीं, क्यों नहीं ली, पेपर में सवाल में ही गलती है। आपको इसके साथ प्लांट और बिल्डिंग को अलग अलग, रेनोवेशन जो की है वो बिल्डिंग की है, प्लांट की है। बिल्डिंग की तो उसमें रेनोवेशन डाल दें, बिल्कुल सही है, कैपिटलाइज कर दें, वो तो ठीक है, उस पर 10% लें। लेकिन यहाँ पर 60 नहीं आना चाहिए, यहाँ 60 मिलियन आना चाहिए। और यहाँ आप प्लांट को अलग करके यहाँ नोट लिखें, इट इज अज्यूम दैट बिल्डिंग एंड दिस इज 50% एज नो इन्फॉर्मेशन इज येट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। क्योंकि सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो लिहाजा मैं इसको इस पे ही ले रहा। अब जो बच्चे अल्लाह ना करे फेल होंगे ना, तो मैं बाद में उनसे पूछूंगा कि आपने मेरी रिवीजन सेशन लिया था। नहीं सर, ये क्यों नहीं लिया था, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। बस सर मैंने सोचा कि मैं पढ़ लूंगा, तो मैं कब दोबारा पढ़ लो फिर अब। जी, तो ये सैलरी है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है मतलब सैलरी है कि कौन सा सैलरी है हम्म। और वो पाकिस्तान में वापस आ गया विद इन द ईयर हम्म। रेंट बाहर नहीं है लेकिन फिर क्या उसका हुआ। टैक्स पे किया हुआ है तो हम उसे फॉरेन टैक्स कट की तरह नहीं देंगे मतलब जैसे टोटल टैक्स बने नहीं बेटा, वो एग्जाम्प्ट होगी ना सैलरी के ऊपर, तो जो चीज़ एग्जाम्प्ट होगी टैक्स क्रेडिट तो आएगा ही नहीं। चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, जो चीज़ एक मैंने देखें, जो चीज़ पाकिस्तान में टैक्स ही नहीं हो रही, टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट किस चीज़ का मिलना है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए सेक्शन 103 है मेरा ख्याल है, उसकी ये बात लिखी हुई है बड़ी कैटेगोरिकल, कि अगर वो इनकम, वो रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में टैक्स होनी चाहिए, और उसने टैक्स दिया हो, ये तीनों कंडीशन का पे हो, पूरा होना लाजमी है। वो रेजिडेंट है, यस, उसने टैक्स पे किया हुआ, यस, लेकिन उसकी सैलरी ही पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट है। तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी होनी चाहिए। देखें, पास पेपर करने का यही फायदा होता है, आप फर्म हो जाते हैं, हाँ ये चीज है, ऐसे होनी चाहिए। सही है। तो बहरहाल मैं इसे डिसएग्री करता हूँ कि इसके अंदर प्लांट का भी आना चाहिए। मैं आपको सुना भी देता हूँ, अगर आप कहें कि सर जी हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, मैं आपको पढ़ के इसको सुना देता हूँ। थोड़ी शेखी भी मालूम ना अपनी में, ऑर्डिनेंस अल्लाह खैर करे मिल जाए मुझे। प्लान पे इनिशियल अलाउंस देंगे पहले फीडर प्रिंसिपल के अंदर हाँ जी, प्लान पे इनिशियल अलाउंस पहले इनिशियल लॉस लेंगे, क्योंकि मैं ये भी अज्यूम करूंगा कि नया है। अगर आप कहेंगे फैक्ट्री, अज्यूम भी कर सकते हैं कि ये पुराना है, फिर आपको लिख दें इसके अंदर। देखिए, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में यहाँ से लेता हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये अब 30 जून 2024 का, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको लेते हैं सेक्शन 40, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये आ गया। मैंने इसलिए ऑर्डिनेंस उठाया कि आप कहेंगे सर फलां की किताब में ये लिखा, फलां की किताब में ये लिखा हुआ है, हम कानून की किताब में से पढ़ लेते हैं।
ये 40 है ना? ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन, शिराज, a person receiving income referred to in this of subsection this of this under the head income from other sources shall be allowed, यानी उसने रेफरेंस दिया कि उस सेक्शन में जो बात लिखी है, a deduction for the depreciation of any plant, machinery or building used to drive income is known as income, and initial allowance for plant and machinery used to drive income, ये दोनों हमें मिलेंगे, ये उसने कहा हुआ है। तो जब कहा गया कि आपको मिलने चाहिए तो मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ये ज्यूम कर लेंगे उसने फैक्ट्री ही बाय की है तो फिर आप इनिशियल अलाउंस नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मतलब फैक्ट्री कहीं पहले चल रही थी, तो प्लांट पहले यूज हुआ हुआ है, तो फिर आप नहीं लेंगे। समझ आ गई है? तो मेरे ख्याल में इसमें ये मिस्टेक है एग्जामिनर को। ठीक है जी, और कोई सवाल हो इसमें? अच्छा, हमने पूरा नहीं देखा अभी सवाल। तो हमारी ये आ गई जी, टोटल इनकम ये आ गई हमारी, लेस एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम सैलरी 4 मिलियन। बहरहाल ऊपर ही हमने नहीं लेनी थी, हमारी यही आ जानी थी, टैक्सेबल इनकम हमारे पास यही आ गई। ठीक हो गया जी। The alteration in the start job does not make any change in taxable income for the year and it remains same in compute this above income from लो जी, क्या बात, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी तो है ना, वो खानी सज्जी मारनी कभी, तो ये भी तो, ये एग्जाम का हिस्सा है, ये एग्जाम का हिस्सा है, क्वेश्चन को रीड करके उसका जवाब देना। नहीं जी, ये हो गया जी सवाल बिजनेस का। यहां तक कोई इशू हो तो पूछ लें। हाँ, अब एक एक्सरसाइज करते हैं कि आप पहले सवाल को पढ़ें। आप पहले इस क्वेश्चन को, मैंने कहा था कल लेकर आइएगा। आप 10 मिनट में एक आइडिया बनाएं कि सवाल में क्या है, फिर हम उसे इंजॉइंग और नॉट, मजा आ रहा है ना? ये कौन सा, अच्छा, इनका एक सवाल है जी, इन्होंने सैलरी से सवाल किया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर सैलरी में हमें 1 लाख एक्सपेंडिचर के गिवन हो, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर 40,000 हैं, तो क्या बाकी 60,000 रुपया हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, ये सिर्फ एक ही जगह ये बार बार पेपर में पॉइंट आया हुआ है, वो आया है ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस के ऊपर। एक बंदे को पाकिस्तान से या कहीं भेजा और उसको उसने टीए डीए दे दिया कि जाओ भी ये काम करके आओ, और 1 लाख रुपए दे दिया, उसका एक्चुअल एक्सपेंस 40,000 रुपया आया हुआ है। तो सिर्फ उसी की मैं कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक आई कैप ने इसको इग्नोर किया हुआ है और लिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ओनली, फॉर द पर्पज ऑफ, कानून में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई, राइट, प्रैक्टिकली ही ये ऐसे हो रहा है कि हम उस सैलरी की, एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी नहीं लेते। आप भी यही करें। कानून, आप कहें सर कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कानूनन लेंगे तो 60,000 रुपये फिर ऐड होना चाहिए, आई कैप ले रहा है, प्रैक्टिस में भी ऐसे ही है, आप भी ऐसे ही करें। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसी सीन क्रिएट हो रहा है कि मुझे मेरा एम्प्लॉयर ये कहता है कि जाओ यार इमरान, बाहर से जाके एक एयर कंडीशन खरीद लाओ, और मुझे 5 लाख रुपए देता है, एयर कंडीशन आता है जनाब 2.5 लाख रुपए का, तो आप कहेंगे चूंकि सर ने बताया था 2.5 लाख रुपया जो है वो हम कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं ये उसकी सैलरी है वापस, अगर उसने नहीं किया तो। ये बिजनेस पर्पज तो नहीं है ना, ये तो उसने मुझे दिया जाके ले आओ, मैं 2.5 लाख रुपया खा गया हूँ, बताया भी नहीं ऑफिस, बेशक नहीं बताया, ये चोरी है, ये टोटली टैक्सेबल है आपकी सैलरी में। लॉ ने चोरी को कहीं भी एग्जाम नहीं किया हुआ, डकैती को, चोरी को, हेरोइन को, चर्स का बेचना, नजराना, पीरी फकीरी, ये सारे टैक्सेबल हैं। समझ आ गई? तो ये है। होप यू गॉट द आंसर। किसमें, सेल्स टैक्स में?
एम्प्लॉय किस में? मतलब कोई चीज खरीदने गया तो वो बेचते थे तो अपनी एम्प्लॉय स्पेशल। कोई बताएं, कोई ऐसा है एक कोई? लाख की चीज है 40,000 की। मुझे पहले सीन समझाया ना, उसके मुताबिक मैं जवाब देता हूँ। फिर एक आता है कंपनी, मुझे। जी बताएं। फिर एक एम्प्लॉय मतलब वो फर्नीचर सेल करते हैं, और उसने अपने एम्प्लॉय ने उससे कोई चीज परचेज की है, उसने इस पे हाथ पे उस पे फर्नीचर किसका है? ठीक है। फर्नीचर का कारोबार है। सर, मैं काम करता हूँ, मैं एम्प्लॉई हूँ उस कंपनी का। आपको डिस्काउंट देते हैं, स्पेशल डिस्काउंट इन द बेसिस ऑफ मतलब एम्प्लॉयमेंट, 20% डिस्काउंट देंगे, वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सैलरी में ऐड होना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये है कि कोई भी एसेट किसी एम्प्लॉय को दिया जाए वो उसकी सैलरी गिना जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, वो शेयर्स हो, वो घर हो, वो प्लॉट हो, कोई भी चीज हो, जो आपको दी जाए वो आपकी सैलरी कहलाती है, पहली बात। हाँ, अगर आपने कोई पेमेंट, उस दिन की मार्केट वैल्यू आपकी सैलरी कहलाएगी। टाइम फ्रेम नहीं लेते। जब एसेट ट्रांसफर कर दिया जाए तो टाइम फ्रेम नहीं लेते। जब एसेट आपको यूज के लिए दिया जाए तो फिर वक्त लेते हैं। 6 महीने के लिए है तो लोन भी 6 महीने 7 महीने कैलकुलेशन करेंगे। अब वो फर्नीचर था 1 लाख रुपए का, मुझे दे दिया गया जनाब वो 75,000 का। राइट? तो 1 लाख रुपए मेरी सैलरी थी, 75,000 मैंने पे कर दिया, 25,000 रुपये मेरी सैलरी में आना चाहिए। हाँ, अगर वो नॉर्मल डिस्काउंट ही दे रहे हैं सबको, तो फिर तो उसकी मार्केट वैल्यू ही 75,000 है, फिर तो मेरी सैलरी में कुछ भी नहीं जाएगा। मेरे ऊपर कोई एहसान तो नहीं किया उन्होंने। काम करे को। हाँ, वो एहसान टोटली टैक्सेबल है। इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ गुड्स, ये एहसान 3 जगहों पर आपको बताया था कि एग्जाम्प्ट होगा। ही ही हॉस्पिटल एक, हाँ हो गई। दूसरी होटल्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये इदारे अपने एम्प्लॉयज को अपनी गुड्स या सर्विसेज दें सब्सिडाइज वैल्यू पे, इनके लिए टैक्स नहीं होगी। सही है? तो ये क्वेश्चन देखें, इसको देख करते हैं। अगर वो मतलब कि